क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला दिन था वर्कशॉप का, उसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। थोड़ा सा मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 7 की तरफ, जिसका नाम है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मैंने आपको बताया था कि जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस नाम है, इसमें यह बताया जा रहा है कि बिजनेस के अंदर फाइनेंसेस को अरेंज करने के लिए आपके पास कौन कौन से सोर्सेस, कौन कौन से एवेन्यूज़, कौन कौन से ज़राए मौजूद है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो फाइनेंस का बिजनेस में मतलब होता है फंड्स, या इसका मतलब होता है पैसे। तो बिजनेस में आप पैसे कहाँ कहाँ से लेकर आ रहे होते हो, पैसे को किस तरीके से मेंटेन करते हो, पैसे को आप कहाँ कहाँ लेके जा सकते हो, आप उसे एक्सपेंस आउट करोगे, आप उसे इन्वेस्ट करोगे, या इसके अलावा ये भी है कि अगर आप पैसा अपने पास होल्ड कर रहे हो तो आप लिक्विडिटी कितनी मेंटेन करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए हैं और टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से वो डी वैल्यू होना शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो डिपार्टमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा होता है। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग कंपनीज फंड्स सो दैट इट कैन मीट इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? ये बेसिकली मैनेज कर रहा होता है कंपनी के फंड्स को आर्टिस्टिकली एंड साइंटिफिकली। आर्टिस्टिकली का मतलब मैंने बताया था कि ये अपनी ओपिनियंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी गट फीलिंग्स, सही है, लोगों के मशवरों के साथ क्या कर रहा होता है, डिस्कस करते हुए फाइनेंसेस को मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा कोई भी काम ये साइंटिफिकली कर रहा हो तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये नंबर्स को एनालाइज कर रहा होता है, चीज़ों को क्वांटिफाई करता है, मेजर कर रहा होता है, कंपेयर कर रहा होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा होता है। उसके अलावा डिफरेंट किस्म के एनालिसिस होता है, रेशियो एनालिसिस वगैरह हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो आपके पास डाटा मिलता है वो स्टैटिस्टिकली करेक्ट डाटा होता है, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फिर उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, प्लानिंग कर रहा होता है। उसका मतलब है कि वो काम जो कर रहा है वो साइंटिफिकली कर रहा है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फाइनेंस को मैनेज कर रहे होते हैं, आर्टिस्टिकली भी कर रहे होते हैं, साइंटिफिकली भी कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर काम स्टैटिस्टिकल डाटा के साथ करो तो वो सही हो। कभी कभी आपकी ओपिनियंस, कभी कभी आपकी फीलिंग्स, कभी कभी आपकी गट फीलिंग्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सिमिलरली अगर आप तमाम चीज़ों को ओपिनियन की बेसिस पे करना शुरू कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके पास अगर साइंटिफिक डाटा नहीं होगा, स्टैटिस्टिक डाटा नहीं होगा, तो आप गलती कर सकते हो। तो दोनों को आपने साइड बाय साइड लेके चलना है। फिर आपके पास लिखा हुआ है तीसरी लाइन में कि ऑल बिजनेस डिसीजंस है फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। जितने भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं उनके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप बिजनेस के अंदर कोई भी काम कर रहे होगे, आपको या तो पैसे देने पड़ेंगे या आपको पैसे मिल रहे होंगे। अगर आप सेल्स कर रहे होते हो आपको पैसे मिल रहे होते हैं। अगर आप कोई पुराना फर्नीचर बेच रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे होते हैं। अगर आप कोई पुराना कंप्यूटर बेच रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई जगह रेंट पे लेते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप कोई चीज़ प्रोक्योर करते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो फाइनेंस जो है वो बेसिकली तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ कनेक्टेड होता है फाइनेंसेस की वजह से, पैसों की वजह से, फंड्स की वजह से। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि आप कौन सा फाइनेंसिंग मेथड चूज करोगे कंपनी के एसेट्स को अक्वायर करने के लिए। देखो, कंपनी के एसेट्स बेस करते दो चीज़ों पे, इक्विटी पे या फिर डेट पे। या तो आपकी कोई चीज़ आपने उधार पे खरीदी होगी या आपने पैसों पे खरीदी होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि आप कंपनी के एसेट को जब फाइनेंस कर रहे हो तो आपका फाइनेंसिंग मेथड क्या होगा। इस चीज़ को आप डिसाइड करते हुए कंसिडर करते हो क्या? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कि मुझे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना है, उसको बेहतरीन बनाना है। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते वक्त आप तीन चीज़ों को कंसिडर करते हो। सूटेबल बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक बैलेंस बनाओगे। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी गलत है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी गलत है। ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, आप पे, आपकी सिचुएशन पे, आपके टाइम पे कि आपको क्या बैलेंस चाहिए। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट कैश फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शंस, कि आपकी जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आपने सबको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। आपको पता चल जाएगा कि ऑन एवरेज दिन में आपको इतने पैसे चाहिए होते हैं, तो आपने इतने पैसे कैश में रखने हैं। आपने लिक्विडिटी मेंटेन करनी है। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास कैश या कैश के इक्विवेलेंट एसेट मौजूद हो कि कल को आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आप फौरन से क्या करोगे? तो कैश दे दो, या आप अपने उस करंट एसेट को लिक्विडेट कर दो इनटू कैश और आप वो पेमेंट कर दो। सही है। फिर लिखा हुआ है सूटेबल बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट फाइनेंस। या तो आप इक्विटी फाइनेंस की तरफ जाओगे या आप डेट फाइनेंस की तरफ जाओगे, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बना लोगे। देखो, अगर आप ईदर और की तरफ जाते हो ना तो आप फंस जाओगे। एक्सट्रीम इक्विटी फाइनेंस भी गलत है, एक्सट्रीम डेट फाइनेंस भी गलत है। तो आपके पास एक बैलेंस होना चाहिए और वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है?
पुराने वक्तों में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ करते थे उनका काम हुआ करता था सिर्फ नंबर्स को क्रंच करना। नंबर्स को क्रंच करने का मतलब क्या है कि वो डेबिट क्रेडिट को देखा करते थे, वो देखा करते थे कि बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस कर रही है, टैली कर रही है। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट में तमाम लाइन आइटम सही से डले हुए कि नहीं डले हुए, उनका जो पर्पस हुआ करता था वो था अकाउंटिंग को परफेक्ट करना। लेकिन अभी जो है एआई आ चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपके पास बिजनेस इंटेलिजेंस मॉडल है, बहुत सारे आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मौजूद है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स मौजूद हैं, सही है, बहुत सारे आपके पास प्रोटोकॉल्स मौजूद है ओवर इंटरनेट, या इसके अलावा आपके पास सिस्टम के अंदर प्रोटोकॉल्स मौजूद है। तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स है, अब वो सिर्फ अकाउंटेंट्स नहीं है बल्कि क्या है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो सीएफओज है अपनी कंपनी के। तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, सही है, उनको इंडस्ट्रीज़ का पता होना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री का पता होना चाहिए, उसके अंदर जितनी भी कंपनीज काम करिए, बिजनेसेस काम करें, उसके बारे में पता होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा उनको बाकी डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जितने भी काम करने हैं उन्होंने अपनी नज़र नहीं हटानी है अपने प्राइमरी गोल से। इस चैप्टर का जो प्राइमरी गोल है वो है मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। सर शेयर होल्डर्स की वैल्यू को किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जाता है? शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाता है ये कुछ काम करके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजर ये 3 काम करता रहेगा अपने प्राइमरी गोल को माइंड में रखते हुए, तो प्राइमरी गोल अचीव हो जाएगा। ये 3 काम होते हैं फाइनेंशियल मैनेजर के, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये है कि आगे जाकर आपके पास कितने पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप खुद से लेकर आओ, ये तमाम चीज़ें आप कैसे प्लान करोगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर प्लान करोगे। देखो व्हेन वी से प्लानिंग ना, तो वो ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, वो आगे की तरफ होती है, सही है। और फाइनेंशियल का मतलब मैंने आपको बताया था, फाइनेंस का मतलब होता है पैसे, तो पैसों की प्लानिंग की बात हो रही है। आप जो बिजनेस का प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। लेट्स से आप प्लानिंग करो 1 साल की, तो जब आप 1 साल की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना आएगा। देखो उसमें कमी पेशी हो सकती है, लेकिन आपको कम से कम 80-90% तो आप प्रोजेक्शन कर सकते हो, सही है। तो आपके पास रेवेन्यू पता चल गया। सिमिलरली आपको एक्सपेंडिचर्स पता चल जाएंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे कितने एक्सपेंडिचर्स इनकर कर सकता हूं मैं, आपने वो अकाउंट फॉर कर लिया। फिर इसके अलावा आप ये भी तो कंसिडर करोगे कि यार मुझे पैसे जब चाहिए होंगे तो मैं किस सोर्स ऑफ फाइनेंस की तरफ जाऊंगा, तो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट बन जाता है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए हैं, जो लिक्विडिटी से भी ऊपर जा रहे हैं, तो आप उन्हें पैसों को अपने पास नहीं रखोगे, अदरवाइज वो वक्त के साथ डीवैल्यू हो जाएंगे। आप क्या करोगे, उन्हें इन्वेस्ट करोगे डिफरेंट बिजनेसेस में। जब आप किसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो ना तो वो कहलाती है प्रोफाइल। आप मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हो तो वो कहलाता है पोर्टफोलियो। तो आपने एक पोर्टफोलियो बनाया होगा जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट बिजनेसेस होंगे जो मिल मिला के आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड कर रहे होंगे, सही है। लेट सपोज आपने कहा यार कि ये सीमेंट की कंपनी है, इसमें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है। आपने कहा यार जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो काम करता हूँ कि एक स्टील मिल के भी अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ। आपने कहा एक काम करता हूँ कि बैंक में इन्वेस्ट कर देता हूँ। आपने कहा यार मैं फला जगह इन्वेस्ट कर देता हूँ। आपने क्या किया कि अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पे लगा दिया। इसकी वजह से क्या होगा कि मिल मिला के आपको हाई रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपके पास असर्टेन होगा, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे होंगे, क्या लॉसेस भी हो सकता है, फिर फ़ायदा ही होगा, सही है। फाइनेंसिंग की बात करें, ये तो चैप्टर का नाम ही है कि यहाँ पे आपने फाइनेंसेस को अरेंज करना है। या तो आप इक्विटी फाइनेंस की तरफ जाओगे, डेट फाइनेंस की तरफ जाओगे, दोनों को कॉम्बिनेशन बनाओगे, अपने बैलेंस को मेंटेन करना है, सही है। फिर बताया था कि सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है उसकी ज़रूरत क्या होती है कि आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो आपको पैसों की ज़रूरत होती है। एक्सपेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपने बिजनेस को लिटरली साइज में एक्सपेंड करना है। आप क्या कर सकते हो, मार्केट में एक्सपेंड कर सकते हो। लेट से आप पहले आप जो है कंज्यूमर को के साथ डील किया करते थे, अब आप बिजनेस के साथ डील किया करते हो। भाई जो अली बाबा है पहले ये बिजनेसेस में डील किया करता था, पहले इसका जो प्लेटफॉर्म हुआ करता था वो B2B था। फिर लोगों की डिमांड रिक्वेस्ट की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने खोला अली एक्सप्रेस, यानी कि वो अब कंज्यूमर्स को भी डील करना शुरू हो चुके थे। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप दूसरी सेट ऑफ ऑडियंस की तरफ जा सकते हो, आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। लेट सपोज आपका काम था, आप एजुकेशन इंडस्ट्री में थे, साथ ही साथ आप बिल्कुल डिफरेंट टूरिज्म की तरफ चले गए। या लेट सपोज आप हॉस्पिटल हेल्थ केयर की तरफ थे, आप वहाँ से लेट सपोज कंस्ट्रक्शन की तरफ चले गए। द थिंग इज कि आप डाइवर्स कर सकते हो, उसकी वजह से आपकी मार्केट जो एक्सपेंड कर जाएगी। या सिंपली आप कराची में थे, आप लाहौर में चले गए, कराची और लाहौर दोनों में ऑपरेट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी मार्केट एक्सपेंड हो चुकी है। तो इसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, आपको फाइनेंसेस चाहिए होते हैं। या तो आप इक्विटी फाइनेंस की तरफ जाते हो, डेट फाइनेंस की तरफ जाते हो। फिर इसके अलावा आपके पास जो दूसरा ज़रूरत होती है वो होती है इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग बहुत प्रोफेशनली हो रही है, तो फिर मैं यहाँ पे आपको एक चैप्टर नंबर 3 की बात रिपीट कर देता हूँ। मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया था कि बिजनेस के बहुत सारे गोल्स होते हैं। वैसे तो अल्टीमेट गोल बिजनेस का क्या होगा, टू अर्न प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, राइट। लेकिन यहाँ पे इस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास और बहुत सारे गोल्स हैं जो आपके साइड बाय साइड अचीव करने हैं या फिर आपने सीक्वेंशियली अचीव करने,
सही है। लेट सपोज बिजनेस जो है वो क्या करता है कि वो सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? देखो, कोई बिजनेस अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा ना, तो उसकी लाइफ बहुत रिड्यूस हो जाएगी। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है तो अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा और वो फ्रीक्वेंटली इन्वेस्ट करता रहेगा, तो कभी ना कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ऑफ करेगी और कोई ना कोई आपको साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अचीव होगा। जब आपको कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अचीव होगा तो उसको इंप्लीमेंट करते हुए आप क्या करोगे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ चले आओगे। तो पहला आपके पास जो गोल था वो था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा गोल था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या फायदा हो गया? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ये फायदा हो गया कि अब आपके पास नई इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी मौजूद है। और ये बात सबको पता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी से जब आप नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हो तो वहां पे आपके काम में स्पीड भी बढ़ जाती है, कॉस्ट भी सेव हो रही होती है, अब एफर्ट्स भी नहीं लगती है और साथ ही साथ आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। सर, ये जो टाइम बच रही है, कॉस्ट बच रही है, एफर्ट्स बच रही है, इसके लिए जो बिजनेस में नाम है वो है एफिशिएंसी। जब आप किसी भी काम को एफिशिएंटली कर रहे होते हो उसका मतलब है कि आप अपना टाइम, कॉस्ट और एफर्ट सेव कर रहे होते हो। तो यहाँ पे जो मशीन है वो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम, कॉस्ट और एफर्ट सेव कर रही हो, तो उसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी हासिल कर ली। और अगर आपका आउटकम बेहतर हो जाए, आपका आउटपुट बेहतर हो जाए, क्वालिटी इंहांस हो जाए, कॉन्सिक्वेंसेस बेहतर हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपने इफेक्टिवनेस हासिल कर ली। तो यहाँ पे तीसरा जो पर्पस है वो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। पहला था आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर आपके पास था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फिर तीसरा आपके पास था एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाती है तो पता है क्या फायदा होता है? आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ जाती है। सर, क्वांटिटी कैसे बढ़ती है? आपने जब टाइम सेव किया, कॉस्ट सेव किया, एफर्ट सेव की, तो आपके पास क्वांटिटी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जब आपने इफेक्टिवनेस अचीव की तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। इसका देखो एग्जांपल इस तरीके से है कि लेट्स सपोज अगर मैं इम्तियाज में जाता हूं और मैं अपना फेवरेट प्रोडक्ट परचेज करने के लिए उस शेल्फ पे पहुंचता हूं, वो प्रोडक्ट वहां पे मौजूद नहीं होता, तो मैं काफी डिसअपॉइंटेड फील करूंगा। सही है। फिर क्या होगा कि चलो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तब भी अवेलेबल नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तब भी अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से पता क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि मैं ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तरफ चले जाऊंगा, मैं कंपेटिटर की तरफ चले जाऊंगा। सही है। एक बंदा कब तक चांस दे सकता है अपने अपने एक्चुअल प्रोडक्ट को? अगर क्वांटिटी और क्वालिटी अचीव होना शुरू हो जाएगी तो फायदा ये है कि जब भी मैं शेल्फ की तरफ जाऊंगा तो मुझे वो प्रोडक्ट अवेलेबल मिलेगा एफिशिएंसी की वजह से। और ना वो सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा बल्कि वो अच्छी क्वालिटी में होगा, उसकी पैकेजिंग बेहतर हो चुकी होगी, उसके अंदर का प्रोडक्ट बेहतर हो चुका होगा। यार, मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, ये तो प्रोडक्ट मौजूद भी होता है और अच्छी क्वालिटी में भी मौजूद होता है। मैं पता है क्या करूंगा? मैं जाके लोगों को वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करूंगा। तो अब मैं भी परचेज कर रहा हूं और लोग भी परचेज कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ? आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना शुरू हो गया। प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा दो तरीके से। एक तो आपने प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर लिया था। भाई जाहिर सी बात है, जब आपने कॉस्ट डिक्रीज की थी तो सेल्स प्राइस तो वही थी। लेट सपोज पहले जब आप काम करते थे, जब आपके पास एफिशिएंसी नहीं थी, तो आप एक प्रोडक्ट 60 रुपए का बनाते थे, 100 रुपए का बेचते थे। अब आप वही प्रोडक्ट 50 रुपए का बना रहे हो और 100 रुपए का बेच रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास प्रॉफिट मार्जिन 10 रुपए से बढ़ गया है। और साथ ही साथ अब पहले जो है 100 लोग खरीदते थे, अब क्या है 200 लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि मैंने वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किया है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किया है। तो इसकी वजह से क्या होगा? आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाएगा। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से क्या होता है कि बिजनेस मैक्सिमाइज करना शुरू कर देता है। बिजनेस कैसे मैक्सिमाइज करता है? बिजनेस ऐसे मैक्सिमाइज करता है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आपके पास पहले प्रॉफिट हुआ करता था साल में 50 लाख रुपए का, अब हो रहा है 1 करोड़ रुपए का। तो आपके जो घर के अखराजात है वो कोई डबल थोड़ी हो जाएंगे। लेट सपोज पहले आप घर पे 40 लाख रुपए लेके जाते थे, बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट कर देते थे, अब आप जो है घर पे शायद 60 लाख रुपए ले जाओगे, बिजनेस में 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 40 लाख रुपए आपने बिजनेस में री इन्वेस्ट किए, उसकी वजह से बिजनेस अब ज्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करेगा, आपका बिजनेस एक्सपेंड कर जाएगा। दैट मेक सेंस, राइट? तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ऐसा होता है, पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है और कंपनी में तो होता ही ऐसा ही है। हेंस मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की वैल्यू को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? जब आपके पास पैसे ज्यादा बिजनेस में आ रहे होंगे तो रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगा। जब रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि शेयर होल्डर की जो शेयर है उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी वेल्थ या उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। सही है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है टू स्पेंड ऑन कैंपेन्स टू डील इन अ कम्पेटिटिव मार्केट। देखो, सिर्फ आप बिजनेस नहीं कर रहे, आपके कंपेटिटर भी बिजनेस कर रहे हैं। एक दिन जब आप सुबह उठते हो, आप देखते हो कि पूरे शहर में उन्होंने क्या किया है, एक ऐसी कैंपेन चला दी है कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यार मैं तो बहुत बैकफुट पे चले गया हूं। अब अगर आपने काउंटर करना है तो आपने इससे बड़ी, इससे ज्यादा इंप्रूव्ड आपने कैंपेन चलानी है। तो अगर उसने उस कैंपेन में लेट सपोज 50 लाख रुपए खर्च किए तो शायद आपको 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जब 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ जाओगे। तो आप पैसों की तरफ इसलिए जाते हो, आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ इसलिए जाते हो क्योंकि नंबर 1 आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, नंबर 2 आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च करने होते हैं, नंबर 3 आपने स्पेंड करना होता है उन कैंपेन्स में जो कि आप कंपेटिटिव मार्केट में डील कर रहे होते हो। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। डेट और इक्विटी फाइनेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेट फाइनेंस वो फाइनेंस होती है कि जिसमें आपके पास फ्यूचर में पेमेंट ऑब्लिगेशन बन रही होती है। सर बात समझ नहीं आई। देखो, मैंने बैंक से लोन लिया 3 साल का,
सही है, हर साल मुझे क्या करना है कि उसको 10% इंटरेस्ट देना है। सही है, मैंने 10 लाख रुपए लिए थे, 10% इंटरेस्ट देना है, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना है। मैं 1 साल के बाद 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दूंगा, बिल्कुल दूंगा। 2 साल के बाद 1 लाख का इंटरेस्ट दूंगा। 3 साल के बाद मैं 1 लाख का इंटरेस्ट दूंगा और 10 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट वापस करूंगा। तो ये फ्यूचर में पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। तो दिस इज कॉल्ड डेट फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस में फ्यूचर में पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं बनती है। लेट सपोज आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सही है, आपने अपने बिजनेस को 1 करोड़ रुपए दिए, सही है, आप बिजनेस चला रहे हो। अगर लेट सपोज आप अपने बिजनेस से पैसे विड्रॉ भी कर रहे हो तो आपके ऊपर क्या पेमेंट ऑब्लिगेशन? कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं बनती है। तो आपकी मर्जी, आप पैसे निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे, ये तो आपकी डिसीजन, आपका चॉइस है। सही है सर। पार्टनरशिप में लेट सपोज 4 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर ये कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूं कि मुझे मेरे बिजनेस के पैसे दे दो, मैं पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूं, तो सर ये तो पेमेंट ऑब्लिगेशन बनी। दिस इज द पॉइंट जहां पे पहली पार्टनरशिप एंड हो जाएगी और गोइंग फॉरवर्ड दूसरी पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी। दिस इज द एंड ऑफ पार्टनरशिप। सही है, तो एंड में तो पैसे दो गई। सही है। अब लोग नहीं सर, ऐसे तो बहुत सारी पार्टनरशिप मैंने देखी जो पिछले 50 साल से चल रही है, उसमें पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, पार्टनरशिप वही होती है। भाई आपकी नजरों के सामने पार्टनरशिप सेम है, पीछे उसकी बुक्स, उसके पूरे अकाउंट्स वगैरह सब चेंज हो जाते हैं, तो उनके लिए वो नई पार्टनरशिप है। सही है। ऐसे तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि जिनकी पूरी बैक मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये तो बिजनेस पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, पीछे से फ्रंट पे आपको सेम नजर आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो पेमेंट ऑब्लिगेशन पार्टनरशिप के रहते हुए नहीं बनी थी, पार्टनरशिप के बाद बनी थी। सही है। सिमिलरली कंपनी में क्या होता है कि जब शेयर होल्डर कंपनी से शेयर परचेस कर लेता है तो वो कंपनी को आके वापस से बेच नहीं सकता कि तुम्हारे कंपनी के शेयर्स अच्छे नहीं है, मुझे वापस पैसे दे दो। नहीं, उसको अगर शेयर बेचने होंगे तो किसी और को बेचेगा। मैंने कंपनी से शेयर परचेस किया, मैं हूं मिस्टर ए, सही है, कंपनी को मैंने दे दिए 1 लाख रुपए। अब मुझे कंपनी के शेयर परचेस नहीं आ रहा, मैं मिस्टर बी को बेच दूंगा। मिस्टर बी ने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया। मुझे एक बात बताओ, कंपनी को फर्क पड़ा नहीं? मिस्टर बी को भी पसंद नहीं, उसने सी को भेज दिया, सी ने बी को कितना दे दिया? 1 लाख रुपए दे दिए। तो यहाँ पे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपस में एक दूसरे के साथ फाइनेंसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस और डेट फाइनेंस के मैंने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए थे। अब मैं टाइम जाया नहीं कर रहा, अब हम आ जाते हैं अपने उस टॉपिक पे जहां से मैंने क्लास को डिसकंटिन्यू किया था, वो था शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। पिछली क्लास में जो मैंने आपको पूरा रिवाइज कराया ना, ये मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पढ़ा दी थी। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की लिस्ट बनी हुई आपके पास: ट्रेड क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल, बैंक लोन, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, ऑपरेटिंग लीज, फैक्टोरिंग और डिस्काउंटिंग। एक काम करता हूं, पहले मैं आपको इन सब की कहानियां सुना देता हूं, फिर मैं आपको रीड करा देता हूं। सही है। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स पेबल की। अकाउंट्स पेबल का मतलब यह होता है कि आपको किसी को उधार के पैसे वापस करने हैं। दिस इज कॉल्ड अकाउंट्स पेबल, सिंपल सी डेफिनेशन है। आपको एक क्लाइंट ने कहा कि यार मुझे तुम अगले महीने तक 1000 यूनिट बना के दे दो, जो भी तुम्हारा XYZ प्रोडक्ट है। आपने बोला ठीक है। आप गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, आपने बोला हाँ भाई बना दो, काम आया हुआ है। तो उसने कहा यार हमारे पास तो रॉ मटेरियल ही नहीं है। आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में गए, आपने बोला जाओ रॉ मटेरियल परचेज कर लो, उसने बोला यार पैसे नहीं है। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गए, फाइनेंस ने बोला हम पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप वो काम जाने दोगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि यार मेरा बिजनेस तो चलना चाहिए, मैंने कोई बिजनेस को रोकने के लिए थोड़ी रखा हुआ है, बिजनेस को तो चलाना है, तो आपको तो पैसे चाहिए। सही, अपने पास के अब खुद के पैसे होते तो चलो मसला ही नहीं होता, लेकिन अपने पास पैसे मौजूद नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप सप्लायर के पास जाओगे। आप सप्लायर को बोलोगे कि यार तुम एक काम करो कि मुझे ये रॉ मटेरियल, ये कमोडिटी मुझे जो है वो तुम बेचो उधार पे। फिर क्या होगा कि जैसे मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें 2 महीने के बाद तुम्हारे पैसे दे दूंगा। और यूजुअली मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के अंदर सप्लायर्स क्रेडिट में ही सेल कर रहे होते हैं। उसने बोला ठीक है भाई ले ले। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही उसने आपको उधार पे सामान बेचा, आपने अपना काम किया और जाके क्लाइंट को उसका सामान दे दिया, क्लाइंट ने आपको पैसे दिए, आपने सप्लायर्स को पैसे वापस कर दिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं बिजनेसेस से उधार इसलिए लेता हूँ, मैं लोन इसलिए लेता हूँ, मैं अमाउंट बोरो इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे कोई ना कोई चीज़ परचेज करनी होती है। तो इंस्टेड मैं अमाउंट बोरो करूँ, मैं ये भी तो कर सकता हूँ डायरेक्टली वो चीज़ ही बोरो कर लूँ, सही है, फिर बाद में उसके पेमेंट कर दूँ, क्योंकि मुझे पैसे लेकर भी तो चीज़ ही परचेज करनी है। मैं डायरेक्टली चीज़ ही ले लेता हूँ, बाद में उसको पैसे दे देता हूँ। तो दिस इज ऑल्सो अ डेट फाइनेंस। सही है। तो आई होप आपको कहानी समझ आ गई होगी। अब इस कहानी में आपको कुछ फायदे नजर आए होंगे। पहली बात कि अकाउंट्स पेबल इज द ओनली डेट फाइनेंस जिसमें आपके पास इंटरेस्ट नहीं पे करना होता। सर ऐसा तो नहीं है, कहीं कहीं पे करना होता है। देखो मैं आपको ना इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ा रहा हूं जनरलाइज वे में। सही है। ऐसे तो अफ्रीका के किसी जंगल में ये भी होता होगा कि वहां पे लोग इंसानों को भी खा रहे होते हैं। सही है। तो इतनी रियलिटी मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। सही है, इतनी रियलिटी मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं जनरलाइज वे में कि यूजुअली ये होता है। भाई अभी लेट सपोज मैं अपने IQ की कैफेटेरिया की बात करूं
लेट सपोज मेरी जेब में पैसे नहीं होते, मैं उससे फ्राइज खाता हूँ, अगले दिन उसको पैसे जाके वापस कर देता हूँ। 100 रुपये की फ्राइज खाऊंगा, अगले दिन मुझसे 120 रुपये थोड़ी लेगा, वो 100 रुपये ही लेगा। इसी तरीके से आपके इलाके में अगर आप लेट सपोज कोई सर्फ सौदा लेने जा रहे हो, तो वहां पे अगर आपके पास कोई 50-60 रुपए कम पड़ जाते हैं, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि अगले दिन में तुझसे जो ना 50 रुपए की जगह 75 रुपए लूंगा। वो बोलता है ठीक है कल पे कर देना। तो अकाउंट्स पेबल में आपके पास इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता है एज सच यूजुअली, सही है। मतलब अगर मैं यूजुअली भी कह रहा हूं तो आई बिलीव मेरे ख्याल से कोई परसेंटेज होती तो शायद वो होती 99.99%, सही है। इतना तो एक साबुन कीटाणु मार देता। तो यहां पे आपको आई होप ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अकाउंट्स पेबल में आपको एक और फायदा नजर आया कि ये एक ऐसा वाहिद सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें आपको कोई चीज गिरवी रखवानी नहीं पड़ती, कोई कोलैटरल रखना नहीं पड़ता, कोई अपनी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। सर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता भाई। आप खुद देखो ना, मैंने अभी आपको जो एग्जांपल्स दी उसमें मुझे सोहेल ने थोड़ी बोला कि यार वो तूने फ्राइज खाए हुए तो एक काम करके मुझे ना अपना शनाख्ती कार्ड रखवा दे, या अगर आपने कहीं सर सौदा परचेज किया उसने अपना मोबाइल जो है ना रखवा दो, सही है। या आप अपने ना भाई को साथ लेके गए हुए तो उसने बोला एक काम करो भाई को रखवा दो मेरे पास, कल जब पैसे लेकर आओगे तो भाई छुड़वा लेना। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सही है। तो अकाउंट्स पेबल में ऐसी कोई भी नहीं होती, इंटरेस्ट की भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती और कोई सिक्योरिटी कोलैटरल भी नहीं रखवाना पड़ता। फायदा है। अच्छा, अकाउंट्स पेबल का एक और फायदा है जो शायद आपको नजर ना आ रहा हो, सही है। आप बिजनेस का चश्मा लगा के देखो आपको नजर आ जाएगा, वो ये है कि आपकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल है यार। लेट सपोज मैं एक शॉप पे गया, मेरी जेब में पड़े हुए थे 200 रुपये। मैंने दुकान वाले से पूछा कि भाई चीज़ कितने की, उसने बोला 220 रुपये की, सही है। मैंने बोला छोड़ यार मेरे पास जो है वो 20 रुपये कम पड़ रहे हैं, मैं कल ले लूँगा। उसने बोला यार 20 रुपये के चक्कर में तुम वापस आओगे, 200 रुपये दो, 20 रुपये कल दे देना। मैंने 200 रुपये से 220 रुपये की चीज़ परचेज कर ली, तो इसका मतलब है मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंट्स पेबल, सही है। अकाउंट्स पेबल की वजह से मुझे फ़ायदा हो गया, सही है। इसके नुकसानात भी हैं। इसके नुकसान ये है कि देखो मैं एक बात बताऊं कि अकाउंट्स पेबल ना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर एक बिजनेस को उधार पे खरीदने की आदत लग जाती है ना, तो फिर वो हैबिट ना टूटती नहीं है। तो एक नुकसान ये है, सही है। दूसरा ये है कि मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है, लोग बोलते हैं लो भाई उधार मांगने वाला आ गया, सही है, ये है। और तीसरा ये है कि आपको ना इसकी एक अलग से अकाउंटिंग करनी पड़ती है, कॉस्ट मेंटेन हो रही होती है। ये इंशाल्लाह तुम लोग तब समझोगे जब तुम इंशाल्लाह FAR 1 की तरफ आओगे, जब तुम इसके स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा अकाउंट्स पेबल की भी एक अलग दुनिया है, अकाउंट्स रिसीवेबल की एक अलग दुनिया है, सही है। हर हेड ऑफ अकाउंट के अंदर जितने भी आपके पास सब हेड्स हैं ना, उन सब की अलग अलग दुनिया मौजूद है, सही है। तो तब ये बात ज़्यादा बेहतर समझोगे। अब आ जाता है बैंक लोन। बैंक लोन तो एक मासूम सा टॉपिक है। बैंक लोन क्या शॉर्ट टर्म है ना। लेट सपोज आपने सोचा कि मुझे फ्राइज का कार्ड लगाना है। फ्राइज का कार्ड लगाने के आपने टोटल कॉस्ट निकाली 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपने बोला तो मुझे कोई बैंक दे देगा। आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को बोला भाई मुझे कार्ड परचेज करना है, मुझे लोन दे दो। तो बैंक ने बोला ठीक है यार, हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी लोन देते हैं ना छोटे बिजनेस है उसको, हम क्या करते हैं सिक्योरिटी उससे डबल प्राइस की रखते हैं। तो आपने बोला ठीक है मेरे पास 3 लाख रुपए की गाड़ी पड़ी हुई है, मार्केट में उसकी वैल्यू 3.5 लाख रुपए की, तो मुझे गिरवी रख लो, सही है। उसने बोला ठीक है। उसने आपसे कोलेटरल ले लिया, सही है। उसने आपको दे दी 1.5 लाख रुपए। उसने बोला आपको आपका वापस करोगे? आपने बोला भाई मैं आपको ना ये अगले 8 महीने में वापस कर दूंगा, 1 साल से कम शॉर्ट टर्म है। बोला ठीक है। बोला अच्छा इंटरेस्ट? बोला मैं इंटरेस्ट ना एनुअली पे करूंगा। अच्छा अब यहाँ पे याद रहे कि पूरा साल तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो भी एनुअल इंटरेस्ट बनेगा ना, लेट सपोज आपने 1.5 लाख रुपए लिए थे तो 10% के हिसाब से ये बनते 15,000 रुपए, सही है। 15,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, ये बात समझ आती है ना। यानी कि मैं उसका प्रोपोर्शन 8 महीने पे लेकर आऊंगा, मैं उसको 12 से डिवाइड करूंगा तो वो पर ईयर से पर मंथ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दूंगा तो मेरे पास 8 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, सही है। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि जाहिर सी बात है। तो मैंने एनुअली इंटरेस्ट की बात की थी, मैंने बोला एनुअली इंटरेस्ट 15,000 बनता है, लेकिन 4 महीने तो मैं तुम्हारे लोन यूज नहीं कर रहा, तो 4 महीने में वो माइनस कर दूंगा। मेक सेंस? चलो भाई, अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने अपना बिजनेस चलाया, आपने वो पैसे जोड़े 1.5 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए के साथ वो जो 15,000 रुपए का मेरे ख्याल से 12,000 रुपए बनेंगे, 12,000 रुपए उसको साथ मिला के दे दिए, और इस तरीके से क्या होगा, लोन खत्म हो गया। आपने उससे अपनी जो गाड़ी है वो छुड़वा ली। क्या हो गया ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस में बैंक लोन। बैंक लोन में बैंक की कुछ लिखत पढ़त होती है, कोई चीज़ आपको अटैच करानी होगी, कोई चीज़ आपने अटेस्ट करानी होगी, ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद बैंक आपको लोन दे देता है। तो बैंक लोन का ये है कि फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपको लोन प्रोवाइड करती है, बदले में आपसे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट चार्ज करती है, और जब आपका लोन वगैरह पे ऑफ हो जाता है तो वो आपको आपकी गिरवी चीज़ वापस कर देती है, रिलीज कर देती है। दिस इज कॉल्ड बैंक लोन। बैंक लोन के अपने फायदे अपने नुकसान हैं। बैंक लोन के फायदे नुकसान और फायदे ना वही हैं जो कि डेट फाइनेंसिंग के, कि भाई बैंक लोन से ये होता है कि आपकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती है, क्योंकि ओनरशिप डाइल्यूट किसमें होती है, इक्विटी फाइनेंस में। और बैंक लोन से आपको फायदा ये हो जाता है कि आप जैसे चाहो वैसे पैसे यूज करो, कोई बंदा मुदाखलत नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं होगी। इसके नुकसान क्या होंगे? इसके नुकसान ये होंगे कि आपको कोलैटरल भी रखवाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सारी, पेपर वर्क भी बहुत सारा करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अमाउंट भी वापस करनी पड़ेगी फ्यूचर में, पेमेंट ऑब्लिगेशन
बन रही होगी, सही है, ये उसके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट एक थोड़ा सा अतरंगी कॉन्सेप्ट है, इसको पहले कहानी से समझाता हूं, फिर सारी चीज आपको मैं पढ़ के भी बताऊंगा, सही है। कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में ये कहा जाता है कि ये एग्रीमेंट है लेंडर और बोरोवर के दरमियान कि बोरोवर लेंडर से एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम में टुकड़ों टुकड़ों में लेता रहेगा, सही है, और उसी टुकड़े के हिसाब से उसी टाइम पीरियड के हिसाब से वो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, सही है। और लेंडर जो है वो क्या करेगा कि उससे थोड़ा सा एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन यहां पे अगर बोरोवर ने कोई एग्रीमेंट में ब्रीच किया तो लेंडर के पास राइट मौजूद है कि एग्रीमेंट को कैंसिल कर दे। सर कुछ समझ नहीं आया, मैं एक दफा ये फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर एग्जांपल पे चाहता हूं। कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट एक एग्रीमेंट है जहां पे बोरोवर लेंडर के साथ एग्री करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, लेट से एक साल तक वो एक पर्टिकुलर अमाउंट, लेट से 10 लाख रुपए टुकड़ों टुकड़ों में ले सकता है जितनी उसको ज़रूरत है। लेट सपोज ने 2 महीने के बाद, क्योंकि 1 साल का एग्रीमेंट है ना, उसने 2 महीने के बाद उसने ले लिए लेट सपोज 2 लाख रुपए, फिर उसने 4 महीने के बाद ले लिए लेट सपोज 3 लाख रुपए, 5 हो गए, उसने 10 महीने के बाद ले लिए 1 लाख रुपए, कितने हो गए, 6 लाख रुपए हो गए, और उसने उसके बाद कोई भी पैसे नहीं लिए तो उसने 6 लाख रुपए लिए। 1 साल के एंड में वो 6 लाख रुपए वापस करेगा और जो भी उस पर इंटरेस्ट बनता है वो वापस कर देगा, सही है। लेंडर यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगा, और यहाँ पे अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फिर क्या होगा कि बोरोवर ने उसी मोमेंट पे सारे पैसे वैसे वापस करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट सब वापस करना पड़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, सही है। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का था, उसका नाम था भोला, सही है, क्योंकि वो भोला था तो वो जाहिर सी बात उसका भोलापन भी बहुत ज़्यादा था। अब हुआ ये कि वो बैंक किया, और जब वो बैंक गया उसने कहा बैंक वाले मुझे ना लोन चाहिए अगले तकरीबन लेट से 10 महीने के लिए, मुझे 10 महीने के लिए लोन चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंस है ना, मुझे 10 महीने के लिए लोन चाहिए और मैं तुम्हें 10 महीने के बाद लोन वापस भी कर दूंगा। बैंक ने बोला भाई तुम्हें कितना लोन चाहिए? इसने बोला मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने बोला बस तुम्हें 1 लाख रुपए का लोन चाहिए? उसने बोला वैसे मुझे चाहिए तो 2 लाख रुपए का, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत 1 की है, अगर 1 की और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में आके आपसे लोन ले लूँगा। तो बैंक ने बोला नहीं भाई, अगर तुम्हें 2 लाख का लोन चाहिए ना तो अभी तुम 2 लाख का लोन ले लो। रीज़न ये है कि अगर तुमने लोन जो है वो लेट से बाद में लिया तो शायद इकोनॉमी थोड़ी चेंज हो जाए, पॉलिसीज़ थोड़ी चेंज हो जाए, तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो भोला ने बोला थैंक यू सो मच, तुमने तो मुझे बचा लिया, एक काम करो तो मुझे 2 लाख का लोन दे दो। ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पे 2 लाख का लोन लेके भोला चले गया, और जब 10 महीने 9 महीने कर लेते कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 9 महीने के बाद जब वो वापस आया तो भोला ने क्या किया कि 2 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दी, 2 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट था वो क्या था कि 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये, और 20,000 रुपये में इसने 3 महीने यूज़ नहीं किया तो डिवाइडेड बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाता है मेरे ख्याल से 15,000 रुपये शायद। अब 15,000 रुपये उसने इंटरेस्ट के वापस कर दिए, तो उसने कितने वापस किए? 2,15,000 रुपये वापस किए। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि भोला ने सिर्फ 1 लाख रुपए यूज़ किया तो दूसरे लाख रुपए की उसको ज़रूरत पड़ी नहीं। अगर वो सुनना, अगर वो लेट सपोज 1 लाख रुपए लेता लोन और उसको दूसरे लोन की ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसका मतलब क्या होता कि 9 महीने के बाद वो 7,500 रुपये का इंटरेस्ट पे करता। उसने 7,500 रुपये का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया जस्ट बिकॉज बैंक ने उसको ट्रैप कर लिया। उसको अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती भी, अगर आगे पड़ती भी, तो वो पूरे 9 महीने का थोड़ी इंटरेस्ट पे करता, वो उतने महीने का इंटरेस्ट पे करता जितने का उसने लोन लिया हुआ है। लेट सपोज अगर उसको 6 महीने के बाद पैसों की 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती तो वो 3 महीने का इंटरेस्ट पे करता ना उस 1 लाख रुपए पे, ना कि पूरे 9 महीने का। सोचो इस चीज़ को, भोले को भोला बना दिया गया है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। अब भोला जो है उसने क्या किया, आईटीबी पढ़ा, और आईटीबी पढ़ने के बाद अब उसके अंदर आ गई ये ताकत। सबसे पहले तो उसने जाके अपना नाम चेंज कराया, उसने अपना नाम रख दिया चालाकू खान। और अब वो बैंक गया, उसने कहा कि मुझे जो है ना चाहिए लोन 1 लाख रुपए का। तो बैंक ने बोला कि यार वो तुम्हें 2 लाख रुपए की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो चालाकू खान ने बोला मुझे सारी बातें पता है, मैं तुम्हें एक चीज़ प्रपोज करता हूँ। तो बैंक ने बोला क्या? भोला ने कहा कि भाई देखो एक काम करते हैं कि तुम मुझे मेरे साथ कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट करो। कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट क्या कि अगले 9 महीने के अंदर मैं तुमसे 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकता हूं जब मैं चाहूं, अगले 9 महीने के अंदर, और 9 महीने के बाद मैं तुम्हें वापस भी कर दूंगा। सही हो गया। तो बैंक ने बोला कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? तो भोला ने बोला कि कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में तुम्हें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, तो तुम मुझसे 12% इंटरेस्ट ले लेना इंस्टेड ऑफ 10%। बैंक ने बोला ठीक है। अब भोला ने क्या किया कि 1 लाख रुपए का लोन लिया
और 1 लाख रुपए का लोन लेने के बाद 9 महीने यूज़ किया, उसके बाद उसको दूसरे लोन की जरूरत नहीं पड़ी, तो 1 लाख रुपए का जो उसने लोन लिया था तो उस पर जो इंटरेस्ट बना वो कितना बड़ा, वो बना आपके पास कितना 12,000 रुपए का। 12,000 रुपए को जब मैं 9 महीने पे लेके जाता हूँ तो ये हो जाता है कितना आपके पास 8,000 रुपए। तो बोला ने 8,000 का इंटरेस्ट पे किया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया वो 500 रुपए का था, लेकिन जो उसको बचे वो कितने बचे, उसको सीधे सीधे 7,000 रुपए बच गए यार, क्योंकि उसको दूसरे अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ रही। दिस इज कॉल्ड कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। आई होप आपको कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट अब समझ आ गया होगा। सर थोड़ा बहुत समझ नहीं आया, मैं आगे रीड करूंगा ना, वहां समझ आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज अब बिल्कुल, अब तो हमारा वैसे टॉपिक खत्म होने वाला है, ऑपरेटिंग लीज हम पढ़ेंगे बिल्कुल एंड में। अब हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है फैक्टोरिंग या फिर डिस्काउंटिंग। सही है, फैक्टोरिंग और डिस्काउंटिंग क्या होता है कि यहां पे लेट सपोज आपके पास पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत आ चुकी है। अब जब आपके पास पैसों की जरूरत आ गई है तो आप क्या करोगे कि आप देखोगे आपके पास लिक्विडिटी मौजूद है या नहीं है। आपके पास लिक्विडिटी मौजूद नहीं है तो आप सेकंड लिक्विड एसेट की तरफ जाओगे, दैट इज आप जाओगे अकाउंट्स रिसीवेबल की तरफ। आपके पास जितने भी लोग मौजूद है जिनको आपने उधार दिया हुआ है, आप उनको फोन करोगे कि यार वो जो पैसे दिए थे वो मुझे वापस कर दो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ी है। लेट्स सपोज मुझे 80,000 रुपये की जरूरत पड़ी है, मैं तुम्हें 1 लाख का लोन दिया था, मुझे वो वापस कर दो। उसने बोला यार पैसे तो नहीं है। आपने 2-3 लोगों को फ़ोन किया, सबने मना कर दिया। अब आप परेशान हो गए, ना आपके पास कैश और बैंक मौजूद है, ना आप अभी आपकी कोई सेल वगैरह आ रही है, ना आपको कोई उधार दे रहा है, आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो आप बैंक के पास जाओगे, आप बैंक को कहोगे कि यार मुझे ना इस बंदे से 1 लाख रुपए लेने, मुझे इस बंदे से 1 लाख रुपए देने हैं और 1 लाख रुपए मुझे 1 महीने के बाद दे रहा है। एक काम करो कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो और 1 महीने के बाद इससे 1 लाख रुपए ले लेना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने जैसे ही बैंक से 1 लाख रुपए जैसे ही आपने बैंक को बात बोली तो बैंक पता क्या कहेगा, बैंक ये कहेगा कि अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूं और 1 महीने के बाद मैं उससे 1 लाख रुपए ले लूं तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तो आप बैंक को बोलोगे तुम क्या चाहते हो, बैंक बोलेगा मैं तुम्हें 80,000 रुपये दूंगा और 1 महीने के बाद उससे 1 लाख रुपए ले लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा अकाउंट सिबिल डिस्काउंट करूंगा, मैं तुम्हारा अकाउंट सिबिल डिस्काउंट करूंगा, डिस्काउंट पे परचेस करूंगा। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। और जो बैंक की सिचुएशन में कहलाता है फैक्टर, तो दिस इज कॉल्ड फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग और डिस्काउंटिंग में क्या होता है कि आप अपने अकाउंट रिसीवेबल को फैक्टर को डिस्काउंट पे सेल कर देते हो क्योंकि आपको पैसों की जरूरत होती है, कॉल्ड फैक्टोरिंग। और यहाँ पे आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी मिल गया आपको 80,000 रुपये बंदे को देने थे। आपने बोला यार बैंक के जो पैसे आ रहे हैं अभी आने तो कोई मसला नहीं, 20,000 रुपये का नुकसान बर्दाश्त है, लेकिन जो क्लाइंट को पैसे दे रहे हैं वो जरूरी है। तो दिस कॉल्ड डिस्काउंटिंग और फैक्टोरिंग। छोटा सा कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये देखो अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल को जरा यहाँ पे रीड करो, आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। अकाउंट्स पेबल आप लोग रीड कर लें, आपको कोई अलग से नई बात नजर नहीं आएगी जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस ना की हो। आई होप आपने रीड कर लिया होगा, आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। सही है, अगर कोई सवाल हो तो अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैंक लोन, बैंक लोन को भी रीड कर लो, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, अ कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अ बोरोवर सेटिंग आउट कंडीशंस ऑफ क्रेडिट लाइन। सही है, once signed the agreement requires financial institution to lend money to the borrower provided that the borrower does not break the condition। to be honest बहुत वीक डेफिनेशन है। इंस्टेड जो हमारी डेफिनेशन थी, मैंने क्या बताया था कि कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट जो है एक एग्रीमेंट है बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बोरोवर, जहाँ पे बोरोवर जो है वो क्या करेगा, एग्री करेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक मैं आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट जब जब चाहूँ बोरो कर सकता हूँ। सही है, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओवर होने के बाद मैं आपको वो अमाउंट वापस कर दूंगा विद इंटरेस्ट। सही है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन ब्रीच हुई तो बोरोवर ने क्या करना पड़ेगा कि देन एंड देयर पूरी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इट्स कॉल्ड कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। ये ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है, ये हमारी कॉन्सेप्ट के साथ जा भी रही है, बैठ भी रही है। सही है, अब यहाँ पे दूसरी लाइन लिखते हैं कि इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो जाएगा कि वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट, सही है, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम बोरो कर सकता है। सही है, ये लाइन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो अलाउ करेगा ऑर्गेनाइजेशन को कि वो बोरो करे 1 मिलियन रुपीस। सही है, 1 साल के अंदर वो उसे वापस भी कर देगा। सही है, तो ये एग्जांपल मैंने भी आपको ये दी थी कि 9 महीने के अंदर उसने 1 लाख रुपए बोरो किया और 1 लाख रुपए उसने वापस भी कर देने हैं। दिस इज कॉल्ड कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। सही है, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में ये फायदा हो जाता है आपको कि यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि वो जब अमाउंट बोरो करना चाहता है तब बोरो करे, ना कि जबरदस्ती उसको पहले ही बोरो करनी पड़े, लिखा ना, व्हेन द नीड अराइजेस। यहाँ पे आपके पास सब्सिक्वेंट पेपर वर्क तो काफ़ी कम हो जाएंगे। भाई देखो, लेट्स सपोज आपने एक दफ़ा पेपर वर्क कर लिया, लिखत पढ़त कर ली, अब अगले आप सब्सिक्वेंट लोन लेने आओगे ना तो आपको वापस से पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे भाई हमारा एग्रीमेंट हुआ था, ये रहा एग्रीमेंट। सही है, इंटरेस्ट उतने भी पे करना पड़ेगा जितना आपने अमाउंट बोरो किया और जितने टाइम के लिए बोरो किया। दैट मेक सेंस, राइट।
डिसएडवांटेजेस ये है कि लार्ज बोरोइंग के लिए आप फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते। अब व्हाट इज लार्ज बोरोइंग इज बियॉन्ड यू एंड मी। मतलब लार्ज बोरोइंग क्या है यार, किसी के लिए लार्ज कुछ होगा, किसी के लिए लार्ज कुछ होगा, किसी के लिए स्मॉल कुछ होगा, किसी के लिए स्मॉल कुछ होगा। तो ये एक नल एंड वॉइड डिसएडवांटेज, जब इसको याद रख लो। क्या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है क्या लार्ज बोरोइंग के लिए कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट यूज होता है? आंसर इज नो। सही है। फिर लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज्यादातर कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। जी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सारे बेनिफिट जो बोरोवर को मिल रहे हैं तो बैंक को भी तो कोई बेनिफिट मिले। सही है। फिर लिखा हुआ है कि बैंक जो है वो क्या कर सकता है, लिमिट को चेंज कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है जैसे वो चाहे। बैंक के पास ये राइट होता है। भाई राइट है, लेकिन बैंक उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता। और लास्ट में लिखा हुआ है कि इसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी होती है, वो हर लोन में सिक्योरिटी होती है। सही है। मोमिना के लिए कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट किस तरह चार्ज होगा, किस तरह एग्रीमेंट बनेगा? मोमिना देखो, ये तो सब्जेक्टिव चीज है, ये तो बोरोवर और लेंडर के बीच की चीज है। ये आप और मैं कैसे, भाई लेट्स सपोज, समझो जो भी आप बैंक से लोन ले रहे हो या कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट कर रहे हो, दोनों में एग्रीमेंट तो बनता ही है ना। भाई बैंक ने कहा, सुनना, बैंक ने कहा कि भाई हम जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ना वो हम करेंगे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कंपाउंडेड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो भी आपने पीरियोडिक इंटरेस्ट पे करना है ना वो आप पे नहीं करोगे, वो आप पे नहीं करोगे, वो आपके पास कंपाउंड होता चले जाएगा। लेट सपोज 3 साल का लोन लिया हुआ है, सही है, और हर साल जो है वो इंटरेस्ट बन रहा है 10,000 रुपए का, और 10% बन रहा है। सही है। अब 10% बन रहा है ना, तो पहले साल का जो इंटरेस्ट 10% बना ना, वो क्या होगा, वो चार्ज वो पे नहीं करेगा बोरोवर, वो क्या होगा, वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में जाके जुड़ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट में 10% इंटरेस्ट जुड़ गया, तो अगली बार जो इंटरेस्ट जुड़ा था ना उस पर कंपाउंड होते हुए क्या होगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से करते 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 एंड में आप जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे तो वो भी पे करोगे, साथ में आप जो इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट की अमाउंट पे करोगे। एक एग्रीमेंट ये भी हो सकता है। एक में हो सकता है बैंक ने बोला जब इंटरेस्ट आया तुमने पे कर देना, ये भी हो सकता है। कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में भी हो सकता है कि भाई अगर लेट सपोज एक बंदे ने लोन लिया हुआ है 9 महीने के लिए और उसने कहा भाई मैं क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, बैंक ने बोला मैं क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। और क्वार्टरली इंटरेस्ट कैसे चार्ज करूंगा, मैं क्वार्टरली इंटरेस्ट जैसे जैसे इंटरेस्ट आएगा ना मैं लेता चले जाऊंगा। लेट सपोज 3 महीने के बाद इंटरेस्ट आया तो मुझे पे करोगे, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट आएगा तो मुझे पे करोगे, और जब 9 महीने के बाद इंटरेस्ट आएगा तो तुम प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट साथ साथ पे कर दोगे। या बोल सकते हैं कंपाउंड भी कर सकते हैं। ये तो एग्रीमेंट पे है, मेरे ख्याल से इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो एग्रीमेंट पे है, ये थोड़ी ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती। सही, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैं अलीना के सवाल का जवाब दूं, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में हम किस तरह कम इंटरेस्ट दे रहे हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल बैंक लोन? देखो मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल दी ना उसमें मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग भी करके दिखा देता हूँ। 2 लाख का मैंने लोन लिया था, सही है। जब मैंने 2 लाख का लोन लिया था तो क्या हुआ कि मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ा पर एनम, सही है। तो एक इंटरेस्ट कितना बना था, 10%। 10% के हिसाब से ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 20,000 रुपये, सही है। 20,000 रुपये ये हो जाता है। अब यहाँ पे मसला ये है, अच्छा 20,000 रुपये हो जाता है, पहले मैं इसकी पूरी बात कर लेता हूँ। फिर ये 20,000 रुपये जाहिर सी बात है आपने पूरे साल का तो नहीं लोन लिया था, आपने 9 महीने का लोन लिया था, तो आपने मल्टीप्लाई किया 9 डिवाइड बाई 12, सही है। ये तो बेसिक मैथ्स है, सही है। आपने 12 महीने जो चीज़ यूज़ नहीं की, 9 महीने चीज़ यूज़ की, तो उसको 9 महीने पे लेके जाओगे। जब उसको 9 महीने पे लेके गए तो ये हो गया 15,000 रुपये, सही है। ये हो गया 15,000 रुपये, ठीक है। जब आपके 15,000 रुपये आपने पे किया, अब देखा जाए तो रियलिटी में आपने 1 लाख रुपए यूज किए थे, आपने 2 लाख रुपए थोड़ी यूज किए थे। आपने बैंक से 2 लाख का लोन तो ले लिया था, लेकिन आपने उस 2 लाख रुपए में से सिर्फ 1 लाख रुपए यूज किए थे। 1 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए, क्योंकि आपने शुरू में क्या कहा था, अभी मुझे 1 लाख की जरूरत है, 1 लाख रुपए की बाद में भी जरूरत पड़ सकती है। तो बैंक ने बोला भाई तुम 2 लाख रुपए का लोन ले लो वरना तुम्हें बाद में लोन नहीं मिलेगा। तो मैंने जो है यूज 1 लाख रुपए किए, लेकिन मुझे मिले 2 लाख रुपए, तो मैंने इंटरेस्ट 2 लाख पे किया। अगर मैं 1 लाख रुपए का ही लोन लेता तो मैं क्या इंटरेस्ट पे करता, मैं इंटरेस्ट पे करता ये 10% 1 लाख रुपए पे, तो बनता है ये 10,000 रुपये, सही है। 10,000 रुपये और 9 महीने पे इसको मैं लेके जाऊं तो ये बन जाता है आपके पास कितना, 7,500 रुपये। समझ आ रही कहानी क्या हुई? जहां मुझे 7,500 रुपये बैंक को पे करने चाहिए थे वहां पे मैं 15,000 पे करके बैठा हूं। अगर मैं कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट में होता तो मैं क्या करता कि मैं उसको बोलता कि भाई तुम मुझे 9 महीने के अंदर 2 लाख रुपए देना, सही है। वो मैं जब भी चाहूँ ले लूँ। मैंने शुरू में उससे 1 लाख रुपए का लोन लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया और मैंने उसको 12% इंटरेस्ट पे किया, सही है। 12% इंटरेस्ट पे किया तो यहाँ पे 12% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए का, सही है। 12,000 रुपये का 12% हो गया। इसको आप 9 महीने पे लेकर आओगे तो आपने इसको जब ये किया 9 महीने पे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 8,000 रुपये का। अब देखो तुम क्या कर रहे हो कि जो ऊपर आपके पास होता ना कि अगर मैं लेट सपोज 1 लाख का लोन देता, अगर मैं 1 लाख का लोन देता तो वो बनते 7,500 रुपये। तुम अभी कंपेयर कर रहे हो कि मैंने अभी 1 लाख का लोन लिया तो मैंने दिए 8,000 रुपये, तुम वो 500 रुपये को देख रहे हो। लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि ऊपर 1 लाख रुपए वाला सीन नहीं हुआ, एक लाख वाला सीन हो सकता था, ऊपर हुआ है 2 लाख रुपए वाला सीन।
ऊपर इसने 2 लाख रुपए बैंक से लिए हुए, 2 लाख रुपए के ऊपर इसने 15,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया हुआ है। इसको कितना देना चाहिए था? 7,500 रुपए का। क्यों? इसने 1 लाख रुपए यूज किए थे। तो नीचे कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट से हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे पेमेंट की जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने इंटरेस्ट परसेंट को 2% बढ़ा दिया, तो मैंने 8,000 रुपए पे किए। 500 रुपए को मत देखो, आप 7,000 रुपए को देखो। दिस इज कॉल्ड कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, कि कल को शायद मुझे सच में 1 लाख रुपए की नहीं 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है, 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर पड़ गई तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, अगर नहीं पड़ी तो कम से कम इंटरेस्ट कम पे करूंगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो था हमारे पास फैक्टरिंग डिस्काउंटिंग। देखो सीधा सीधा है, इन डिस्काउंटिंग अ फर्म सेल्स इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल आउटराइट टू अ फैक्टर। ये डिस्काउंटिंग के अंदर क्या होता है कि जो फर्म होती है वो अपने अकाउंट रिसीवेबल सेल कर देती है फैक्टर को, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, यूजुअली अ कमर्शियल बैंक और अ कमर्शियल फाइनेंशियल कंपनी, जो कि क्या करती है, अकाउंट रिसीवेबल को बाय करती है डिस्काउंट में। ये जो मैंने कहानी सुनाई थी ना, देखो डिस्काउंटिंग में क्या है कि बिजनेस अपने अकाउंट रिसीवेबल को, क्या मुझे एक बंदे से पैसे लेने हैं, बैंक तुम इससे पैसे ले लेना, मैंने उसको सेल कर दिया, बैंक को फैक्टर को सेल कर दिया। बैंक ने बोला ठीक है मैं इसको परचेज कर लेता हूं, लेकिन मैं डिस्काउंट पे परचेज करूंगा, तुम्हें इससे 1 लाख रुपए लेने, मैं तुम्हें 80,000 रुपए दूंगा, सही है, मैं इससे बाद में 1 लाख रुपए ले लूंगा, सही है, तो एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंटिंग जो है वो, इसका डिसएडवांटेज बता रहा हूं, डिस्काउंटिंग जो है वो बैंक लोन से एक्सपेंसिव है। कैसे भाई? बैंक लोन कितना होगा? बैंक लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे होगे 10%, 12%, 13%, 15%, यहां पे आप सीधा सीधा 20%, 25%, 30%, तो इसका जो है ना आपके पास इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, एक्सपेंसिव होगा बैंक लोन के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको सडन पैसे की जरूरत है, और ये पैसों के बारे में है, कम से कम बैंकिंग इंडस्ट्री में ये है कि जितना जल्दी पैसा होगा उतनी बड़ी आपने कॉस्ट पे करनी होगी, सही है। हाउएवर कि फैक्टर जो है वो क्या करता है, रिसीवेबल को बाय कर लेता है डिस्काउंट पे, तो यहां पे आपको फौरी तौर पे पैसे मिल जाते हैं। मैंने कहा ना इसका एडवांटेज आपको जल्दी पैसे मिल जाएंगे, डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, सही। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, सीधा सीधा फैक्टरिंग है। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, जैसे हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेंगे, फिर इस जो टॉपिक का जो हमारे पास इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक बचेगा वो होगा लीज, उसको जरा डिटेल में हम पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज है लेस इंटरेस्ट अमाउंट। देखो इसको समझाने के लिए ना मैं आपके यहाँ पे ना वर्किंग करके दिखा देता हूँ। या वर्किंग कुछ इस तरीके से है कि लेट सपोज आपने कितना लोन लिया, आपने लिया 1 लाख का लोन, सही है, 1 लाख का आपने लोन लिया और आपने ये लोन लिया है 3 साल के लिए, सही है, 3 साल के लिए आपने लोन लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने इंटरेस्ट की जो अमाउंट पे करनी है वो 10% है, सही है, 10% इंटरेस्ट की अमाउंट है, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, सही है। अब आप जो बैंक को पे करोगे ना, आपको जो बैंक को पे करोगे, जाहिर सी बात है प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे 3 साल के बाद, 1 लाख रुपए पे करोगे, सही है। आपने तीसरे साल एक इंटरेस्ट पे किया होगा 10,000 रुपये का, सही है, फिर आपने दूसरे साल एक इंटरेस्ट पे किया होगा 10,000 रुपये का, और आपने पहले साल एक इंटरेस्ट पे किया होगा 10,000 का, तो टोटल आपने कितने पे किए 1,30,000 रुपये, सही है। अगर आप यही लोन 1 साल के लिए लेते, अगर आप यही लोन 1 साल के लिए लेते, तो आप लोन बैंक से लोन लेते 1 लाख रुपए का, लेट से आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है 12%, आपने इंटरेस्ट कितना पे करना है 12%, तो 12% इंटरेस्ट कितना बनाइए आपके पास 12,000 रुपये। तो जब 12,000 रुपये बने आपके पास ये, तो इसका मतलब है कि आपने कितना टोटल अमाउंट पे की 1 लाख प्लस 12,000, तो आपने 1,12,000 पे किया, ऊपर आपने 1,30,000 पे किया, आपने 1,12,000 पे किए, तो इंटरेस्ट की अमाउंट आपने कम पे करनी है, सिंपल सी बात है यार। आपने ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया 30,000 का पे किया, नीचे आपने पे किया 12,000 का पे किया, सिंपल है, ठीक है। डिसबर्स्ड क्विकली, डिसबर्स का मतलब होता है फैलना, डिसबर्स का मतलब होता है खत्म होना, डिसबर्स का मतलब होता है डाइल्यूट हो जाना, सही है, जल्दी डिसबर्स हो जाता है। भाई देखो आपने 1 लाख का लोन लिया हुआ है, 12,000 रुपये से इंटरेस्ट है, आपने मेहनत की होगी, तो 1 साल में आपने 1,20,000 रुपये 1,12,000 रुपये निकाल के कोने में रख दिए होंगे, जैसे ही साल खत्म होगा आप बैंक को पे कर दोगे, जल्दी डिसबर्स हो जाएगा। बड़ा लोन है, 10 लाख का आपने लोन लिया हुआ है 5 साल के लिए, तो 10 लाख रुपए की अमाउंट जमा करना, फिर उसके बाद उसकी जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो जमा करना, फिर वो पे करना, सर पे तलवार लटकी रहती है, सिंपल सा टॉपिक है। लेस डॉक्यूमेंटेशन, आपकी जो लिखत पढ़त होती है कंपैरेटिवली कम हो जाती है। जाहिर सी बात है एक छोटा लोन लेने आए, एक बंदा बोलेगा नहीं यार एक काम करो वजीर आजम से साइन लेकर आओ, ऐसा थोड़ी होगा, सही है, बोलेगा यार आपने क्या करना है कि ये छोटी मोटी रिक्वायरमेंट से पूरी कर देनी, आपको लोन मिल जाएगा, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कम होती है, सही है, ये एडवांटेज है। आई होप समझ आ गया हो। स्मॉलर साइज ऑफ द फैसिलिटी इंस्टॉलमेंट, डिसएडवांटेज ये है कि आपको जो ना फैसिलिटी जो मिल रही होती है उसका साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है, इंस्टॉलमेंट भी आपके पास काफ़ी स्मॉलर होती है। सर इसका मतलब समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे ये है कि आप जो लोन ले रहे होते हैं ना, आपको शॉर्ट टर्म में ना कोई बड़े बड़े लोन नहीं मिलते। शॉर्ट टर्म में
अगर लॉन्ग टर्म में लेट सपोज आपको 1 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा, शॉर्ट टर्म में शायद आपको 10 लाख का मैक्सिमम लोन मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता शॉर्ट टर्म में आपको 1 करोड़ रुपए का लोन मिले, बैंक बोलेगा कैसे वापस करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको फैसिलिटी बहुत स्मॉल मिल रही है। फिर दूसरा ये है कि आपको इंस्टॉलमेंट वगैरह भी जो है ना वो ज़्यादा नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे बताए 1 साल का तो लोन है। एक बंदा बोलेगा नहीं मैं मंथली इंटरेस्ट पे करूँगा, उसका नुकसान है। उसको इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है एक साथ ही पे करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सेमी एनुअली हो जाएगा, क्वार्टरली हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंस्टॉलमेंट्स कम है तो एक साथ ही आपको एक बड़ी अमाउंट वन शॉट आपको पेमेंट करनी होती है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज बन जाता है। सही है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वही ऊपर वाला एग्जांपल देखो, अमाउंट आप कम पे कर रहे हो, अमाउंट आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 12,000 पे कर रहे हो, यहाँ पे आप 30,000 पे कर रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट किसका ज़्यादा है? इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म का ज़्यादा है। इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म का क्यों ज़्यादा होता है सर? इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म का इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि बैंक कह रहा है लॉन्ग टर्म वाले बंदे को कि तुम मुझे वक्तन फवक्तन पेमेंट करोगे, तो मैं क्या कर रहा हूं कि तुम्हें एक बेनिफिट ये देता तो तुम मुझे इंटरेस्ट की परसेंटेज कम पे कर दो। जो एक बंदा सिर्फ एक दफा इंटरेस्ट पे कर रहा है या फिर कम टाइम के लिए इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बोले तुम मुझे अमाउंट कम पे कर रहे हो तो तुम मुझे इंटरेस्ट ज्यादा पे करो। सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कोई साइंस नहीं है कि मैं तुम्हें बैठ के समझाऊं। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ लेना। डेट ट्रैप, डेट ट्रैप का मतलब यह होता है कि आप डेट में उलझ के रह जाते हो। इसकी एग्जांपल मैंने कल भी दी थी, आज फिर दे देता हूं। आपने बैंक से 1 लाख का लोन लिया और 1 लाख का लोन आपने हंसते खेलते उड़ा दिया। 10% इंटरेस्ट पे आपको 1 लाख का लोन मिला था। साल के एंड में आपने 1,10,000 रुपये वापस करने। आपने बोला 1,10,000 रुपये तो मेरे पास है नहीं, तो बैंक ने बोला एक काम करो कि तुम मुझसे 1,10,000 का लोन लो और पिछला लोन वापस कर दो इंटरेस्ट के साथ। तो आपने बोला ठीक है। आपने बैंक से लिए 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये लिए, 1 साल खत्म हो गया, आप फिर भी पैसे वापस नहीं कर पा रहे। तो बैंक ने बोला अब आपको 1,10,000 रुपये पे 11,000 रुपये इंटरेस्ट देना है, तो ये हो गए 1,21,000 रुपये। आपने बोला पैसे तो नहीं है। बैंक ने बोला काम करो कि तुम हमसे लोन ले लो 1,30,000 रुपये का। आपने बैंक से 1,30,000 का लोन लिया। जब आपने बैंक से 1,30,000 रुपये का लोन लिया तो 1 साल के बाद आप फिर वापस नहीं कर सके। अब आपने जो इंटरेस्ट पे करना है 13,000 का करना है, तो आपको बैंक को वापस करना है 1,43,000 रुपीज़। 1,43,000 वापस करने आपके पास पैसे नहीं मौजूद थे, तो बैंक ने बोला एक काम करो 1.5 लाख का लोन ले लो। आपने 1.5 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। अगले साल आपने वापस करना है 1,65,000 रुपीज़। करते 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 आप पहुंच गए 7-8 लाख रुपए पे। आपने बोला बैंक अब लोन दो, तो बैंक ने बोला हमारी पॉलिसी है हम 7 लाख रुपए से ऊपर का लोन नहीं देते हैं। सही है, हो गया कचरा। अब क्या होगा? बैंक्रप्सी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दिस इज कॉल्ड डेट ट्रैप। डेट पे फंसते रहते हो, डेट पे फंसते रहते हो, इस तरीके से आपका उधार चढ़ता बनता रहता है। दिस इज कॉल्ड डेट ट्रैप। आई होप ये बात समझ आ गई हो। इसका एक और डिसएडवांटेज है एसेट लायबिलिटी मिसमैच। देखो इसको आपको रीड करना पड़ेगा क्योंकि ये कंपैरेटिव टॉपिक ऐसा जो बच्चों के सर पे से गुजर जाता है। फंडिंग लॉन्ग टर्म एसेट विद शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। आपने लॉन्ग टर्म एसेट को शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज से आपने क्या किया? फंड किया हुआ है। मैंने बताया था कल की क्लास में भी, आपके पास एसेट की वैल्यू ज्यादा है, लायबिलिटीज की वैल्यू कम है। सही है। ऑन द assumption of frequent renewals of short-term debt creates high risk of default due to sudden illiquid market conditions as resulted in 2008 financial crisis। आपने सोचा, आपने बोला चालाकी करता हूं, एक बड़े एसेट को फाइनेंस करने के लिए छोटे छोटे लोन लेना शुरू कर देता हूं। सही है। तो आपने लेट सपोज एक प्लांट था 10 लाख रुपए का, आपने कहा कि मैं 1-1 लाख रुपए के लोन लेना शुरू कर देता हूं। आपने 1-1 लाख के लोन लेना शुरू कर दिया इस assumption के साथ कि मुझे शॉर्ट टर्म लोन के फ्रीक्वेंट रिन्यूअल्स मिलते चले आएंगे। इसकी वजह से एक बड़ा रिस्क क्रिएट हो जाएगा डिफॉल्ट का, क्योंकि मार्केट इलिक्विड हो जाएगी। मार्केट इलिक्विड हो जाएगी मतलब क्या? अब आप अगली इंस्टॉलमेंट लेने के लिए गए मार्केट में, आपको पैसे ही नहीं मिले। रीजन बीइंग कि मार्केट के पास पैसे ही नहीं है, इलिक्विड हो गई ना, क्योंकि पैसों की वैल्यू खत्म हो गई है। अब जब पैसों की वैल्यू खत्म हो गई तो इतना बड़ा जो पहाड़ जैसा एसेट तुमने एक्वायर किया हुआ है, फंस गए। उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से जो है आप बैंकरप्सी की तरफ चले जाओगे, जो कि हुआ था 2008 में। बहुत सारे बिजनेसेस को नुकसान हुआ था। 2008 के बाद कोई भी जो ना एसेट लायबिलिटी मिसमैच की तरफ नहीं जाता। अगर लॉन्ग टर्म एसेट है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होगा, शॉर्ट टर्म एसेट है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होगा। सही है। मोमिना कह रही है कि फैक्टोरिंग और डिस्काउंटिंग दोनों वर्ड सेम मीनिंग नहीं। फैक्टोरिंग वो बंदा है जो डिस्काउंट कर रहा होता है, डिस्काउंटिंग वो कॉन्सेप्ट है जो कि फैक्टोरिंग कर रहा होता है। तो फैक्टोरिंग और डिस्काउंटिंग, मैं टीचर हूं और ये मेरा कोर्स है, तो अगर लेट सपोज मैं कह रहा हूं ओएस कासमानी एंड आईटीबी, तो दोनों सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सही है। तो फैक्टोरिंग वो बंदा है जो डिस्काउंटिंग कर रहा होता है, डिस्काउंटिंग वो चीज है जिसको फैक्टोरिंग परफॉर्म कर रहा होता है। सही। आई होप बात समझ आ गई हो। लीज की डेफिनेशन। लीज एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान। एक पार्टी का नाम है लेसॉर और एक पार्टी का नाम है लेसी। सर क्या लसन लस्सी? नहीं, लेसॉर लेसी, LESSOR लेसॉर, LESSEE लेसी।
एक पार्टी है लेसॉर, एक पार्टी है लेसी। सर ये एग्रीमेंट क्या है और ये लेसॉर और लेसी क्या है, बताता हूं। लीज एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के दरमियान, लेसॉर और लेसी। लेसॉर वो बंदा है जिसके पास एक फिक्स्ड एसेट मौजूद है और वो उसे आगे लीज करने को तैयार है। लेसॉर एक वो इंडिविजुअल है जिसके पास एक फिक्स्ड एसेट मौजूद है और वो उसे आगे लीज करने को तैयार है। लेसी एक वो इंडिविजुअल है जिसे वो फिक्स्ड एसेट चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और वो बदले में पेमेंट, पीरियोडिक पेमेंट करने को तैयार है। तो लेसॉर है एक वो कंपनी जिसके पास एक एसेट मौजूद है, एक फिक्स्ड एसेट मौजूद है और वो लीज करने को तैयार है। और लेसी एक वो पार्टी है जिसके पास वो फिक्स्ड एसेट मौजूद नहीं है, उसे वो फिक्स्ड एसेट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करना है और बदले में वो पेमेंट करने को तैयार है। जब दोनों एग्रीमेंट कर ले, दिस इज कॉल्ड लीज एग्रीमेंट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, तो लीज एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पे दो पार्टीज एग्रीमेंट करती है लीज का। लीज एग्रीमेंट में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक होती है लेसॉर LESSOR और एक होती है लेसी LESSEE। लेसॉर और लेसी जो दो पार्टीज होती हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो कहलाता है लीज एग्रीमेंट। लेसॉर कौन होता है? ये वो इंडिविजुअल, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके पास एक फिक्स्ड एसेट मौजूद होता है और वो फिक्स्ड एसेट को लीज करने को तैयार होता है। लेसी वो पार्टी होती है कि जिसके पास फिक्स्ड एसेट मौजूद नहीं है, वो क्या कर रही है, फिक्स्ड एसेट को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को यूज करने के लिए रेडी है और उसके बदले में पीरियोडिक पेमेंट करने के लिए रेडी है। दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड लीज एग्रीमेंट। अब इसमें इस एग्रीमेंट की एग्जांपल को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स याद रखनी पड़ेगी। पहला पोजेशन, दूसरा ओनरशिप। पोजेशन और ओनरशिप, पोजेशन और ओनरशिप। आप एक दुकान में गए, आपने दुकान में बोला कि भाई मुझे ना ये वाला मोबाइल दिखाओ, सही है। तो जब आप दुकान में गए तो शेल्फ पे जितने भी मोबाइल लगे हुए हैं तो ओनर के पास मोबाइल की ओनरशिप भी है और पोजेशन भी है, ओनरशिप भी है और पोजेशन भी है। उसने एक मोबाइल निकाल के आपको दिया और आपने मोबाइल को हाथ में रख के चेक करना शुरू कर दिया। अब ओनरशिप ओनर के पास है, पोजेशन आपके पास है। पोजेशन आपके पास है, ओनरशिप ओनर के पास है। आपने बोला मोबाइल बेहतरीन है, कितने का? उसने बोला यार ये 50,000 रुपये का मोबाइल है। आपने उसको 50,000 रुपये दे दिए, सही है। आपने उसको 50,000 रुपये दे दिए और बोला ये मोबाइल मुझे पैक कर दो। अब जैसे ही आपने उसको 50,000 रुपये दिए और मोबाइल उसके हाथ में दे दिया तो ओनरशिप अब आपके पास है और पोजेशन उसके पास है। ओनरशिप आपके पास है, पोजेशन आपके पास है। उसने मोबाइल को पैक किया, आपके हाथ में दे दिया, बोला थैंक यू सो मच। आपके पास मोबाइल आ गया, पैसे आप उसको दे चुके हो, अब ओनरशिप और पोजेशन आपके पास चले गए। पोजेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ मेरे पास मौजूद हो। पोजेशन का मतलब होता है कोई चीज़ मेरे पास मौजूद हो। अब वो मेरी है या नहीं है वो सब्जेक्टिव है, सही है। ओनरशिप का मतलब ये होता है कि वो चीज़ मेरे नाम पर हो, उसका टाइटल मेरे नाम पे हो। अब वो मेरे हाथ में है या नहीं है, सही है। तो जब लीज एग्रीमेंट नहीं हुआ होता, सुनना, जब लीज एग्रीमेंट नहीं हुआ होता तो लेसॉर के पास क्या होता है, टाइटल भी होता है और पोजेशन भी हो जाती है। लेसॉर के पास जो है वो ओनरशिप भी होती है और साथ ही साथ पोजेशन भी होती है। जैसे ही लीज एग्रीमेंट हो जाता है तो यहां पे फिक्स एसेट उठकर आ जाता है किसके पास, लेसी के पास। तो लेसी के पास आ गई पोजेशन और लेसॉर के पास आ गया टाइटल या ओनरशिप। ये बात समझ आ गई है? अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूं, सुनिएगा। एग्जाम्पल, आपका एक बिजनेस है, यहां पे एग्जाम्पल में आप लेसी हो, याद रखना। आपका एक बिजनेस है और आपको एक फिक्स्ड एसेट चाहिए, एक प्लांट चाहिए। प्लांट सर वो पौधों में पानी डालने वाला नहीं, प्लांट का मतलब होता है वो एसेट जो कि आपकी प्रोडक्शन में आपको हेल्प करता है। आपको एक प्लांट चाहिए। आपने अपने अकाउंटेंट से पूछा भाई मुझे प्लांट चाहिए, कितने का है? तो अकाउंटेंट ने बोला कि भाई मार्केट में 10 लाख रुपए का चल रहा है, इसकी यूजफुल लाइफ जो है ना 10 साल है। आपने कहा काम करते खरीद लेते हैं। तो अकाउंटेंट ने बोला कि नहीं आप इसको खरीदो नहीं। फाइनेंशियल मैनेजर ने कहा इसको खरीदो नहीं। उसने बोला क्यों? बोला खरीदोगे कैश से, सुनना, अगर कैश से खरीदोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे पास लिक्विडिटी का इशू आ जाएगा। 10 लाख रुपए तुम अगर पे करोगे, लिक्विडिटी का इशू आ जाएगा। इसने कहा काम करते हैं कि इंस्टॉलमेंट परचेज कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट या हायर परचेज कर, इंस्टॉलमेंट परचेज कर लेते हैं। बोले इंस्टॉलमेंट परचेज का मतलब क्या कि यार लेट सपोज ये 10 लाख रुपए की चीज़ है, सही है। हम क्या करते हैं कि हम इसको पीरियोडिकली पे करते रहेंगे। लेट सपोज अभी हम वन शॉट 5 लाख रुपए दे देते हैं, फिर हर साल हम 1-1 लाख रुपए देंगे और इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो पे कर देंगे। 5 साल के बाद जो है ये मशीन हमारी हो जाएगी। उसने बोला कि ये तरीका सही है, इसमें लिक्विडिटी तो बच रही है, लेकिन मसला एक और आ रहा है। लिक्विडिटी का मसला रिजॉल्व हो गया, दूसरा मसला क्या आ रहा है, वो ये है
कि मार्केट में न्यूज़ है कि 5 साल के बाद ये मशीन जो है या ये जो प्लांट है या ये फिक्स्ड एसेट है ये ऑब्सोलीट कर जाएगा, मार्केट में नई मशीन आ जाएगी, नया प्लांट आ जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजर को करना क्या चाहिए? उसने कहा इस प्लांट को तुम 5 साल के लिए लीज कर लो। तुमने बोला ठीक है। अब तुम लोगों ने एक लेसॉर ढूंढा, अब वो लेसॉर हूं मैं, तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे कहा कि यार तुम्हारे पास ये प्लांट मौजूद है, सही है, ये तुम हमें 5 साल के लिए लीज कर दो। मैंने कहा ठीक है, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? आपने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारे प्लांट की लाइफ क्या है? मैंने कहा 10 साल। आपने कहा इसकी टोटल कॉस्ट क्या है? मैंने कहा इसकी टोटल कॉस्ट है 10 लाख रुपए। आपने अपने माइंड में किया, 10 लाख को 10 साल से डिवाइड किया तो पर साल आपके पास आ रहा है 1 लाख रुपए की कॉस्ट। आपने कहा ठीक है, मैं आपको अगले 5 साल तक 1-1 लाख रुपए पे करूंगा और 5 साल के बाद आप अपना प्लांट वापस ले जाना। मैंने कहा नहीं। तो आपने बोला क्यों? मैंने कहा कि आप मुझे हर साल 1,20,000 रुपये दोगे। तो सामने वाले आपने मुझे कहा कि यार 1,20,000 रुपये किस चीज़ के? मैंने कहा 1 लाख रुपये प्रिंसिपल अमाउंट जो कॉस्ट है और 20,000 रुपये इंटरेस्ट, क्योंकि तुम मेरी मशीन यूज़ करो, मुझे कोई ना कोई तो फ़ायदा हो। तो इस तरीके से 5 साल में मुझे 6 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए मशीन के और 1 लाख रुपए मेरी अपनी फीस, सही है। तो आपने कहा डन। तो यहाँ मैं बन गया लेसॉर, आप बन गए लेसी, सही है। मेरे पास एक प्लांट मौजूद है जो मैं आपको लीज करने को तैयार हूँ। आपको वो प्लांट यूज करना है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल के लिए, बदले में आप मुझे पीरियोडिक पेमेंट देने को तैयार हो। दिस इज कॉल्ड रेंटल, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट होती है, इंटरेस्ट की अमाउंट होती है, इज कॉल्ड लीज। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। अब चलते हैं ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज की तरफ। ऑपरेटिंग लीज यूजुअली जो है वो शॉर्टर टर्म के लिए होता है और फाइनेंस लीज जो यूजुअली लॉन्गर टर्म के लिए होता है। बट दिस इज नॉट द डिफरेंस, ये डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। अब मैं आपको एक डिफरेंस समझाता हूँ, फिर यहाँ पे पढ़वाता हूँ। देखो, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का जो सबसे मेन डिफरेंस है ना, वो है ड्यूरेशन का और कॉस्ट रिकवरी का। ड्यूरेशन का और कॉस्ट रिकवरी का। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में जो मेन डिफरेंस है ना, वो है ड्यूरेशन का और कॉस्ट रिकवरी का। सर ड्यूरेशन का क्या डिफरेंस है? ड्यूरेशन का डिफरेंस ये है कि अगर लीज एग्रीमेंट के अंदर, सुनना, लीज एग्रीमेंट के अंदर एसेट की 75% या उससे ज़्यादा लाइफ गुजर जाए, लीज एग्रीमेंट के अंदर एसेट की 75% या उससे ज़्यादा लाइफ गुजर जाए, तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। हमारे एग्जाम्पल में एसेट की 50% लाइफ गुजरी थी, 5 साल लीज एग्रीमेंट के अंदर, 5 साल लीज एग्रीमेंट के बाहर, तो 50% लाइफ गुजरी थी, तो हमारा है ऑपरेटिंग लीज। लीज एग्रीमेंट के अंदर एसेट की लाइफ अगर 75% या उससे ज़्यादा गुजर जाए तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंस लीज, सही है। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट रिकवरी की बात करें, लीज एग्रीमेंट के अंदर अगर एसेट की 90% या उससे ज़्यादा कॉस्ट रिकवर हो जाए, लीज एग्रीमेंट के अंदर एसेट की 90% या उससे ज़्यादा कॉस्ट रिकवर हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। हमारे पास एग्जाम्पल में 6 लाख रुपए रिकवर हुए थे, 4 लाख रुपए रिकवर नहीं हुए थे, तो इसका मतलब है 60% कॉस्ट रिकवर हो गई थी, 50% लाइफ गुजरी थी, 60% कॉस्ट रिकवर हुई थी। दोनों केसेस में हमारे पास जो मेरी एग्जाम्पल थी वो क्या थी? वो थी ऑपरेटिंग लीज की। सर फाइनेंस लीज की एग्जाम्पल दें। मैं एक बंदे के पास गया, सुनना, मैं एक बंदे के पास गया, मैंने उसको बोला कि मुझे तुम्हारे एसेट को यूज़ करना 7.5 साल। क्या लाइफ थी उसकी लाइफ थी 10 साल। तो इसका मतलब है कि लीज एग्रीमेंट के अंदर लाइफ कितनी गुजरेगी? 75%। फाइनेंस लीज हो गया। अच्छा, मज़े की बात, जो मैंने आपको इंटरेस्ट 20% बताया था, तो अगर मैं लेट सपोज 1,20,000 को मल्टीप्लाई करता हूँ 7.5, तो पता कितना बनता है? 9 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये है कि लीज एग्रीमेंट में जो कॉस्ट एक रिकवर हुई है वो 90% रिकवर हुई है, तो 90% कॉस्ट रिकवर हो गई और 75% लाइफ गुजर गई लीज एग्रीमेंट के अंदर। तो इन बोथ सिनेरियो ये बन जाएगा फाइनेंस लीज। तो पहली एग्जांपल थी मेरी ऑपरेटिंग लीज की, जिसमें मैं 5 साल एसेट को यूज़ कर रहा था और मैंने जो है वो तकरीबन 60% कॉस्ट पे की थी। दूसरी एग्जाम्पल में मैंने उसको 7.5 साल यूज़ किया, यानी कि 75% लाइफ को यूज़ किया लीज एग्रीमेंट के अंदर, और साथ ही साथ मैंने 90% कॉस्ट पे की है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। ये वाला फर्क समझ आ गया? मैंने हसन पहले ही बताया कि लीज एग्रीमेंट के अंदर टाइटल रहता है ओनर के पास, लेसॉर के पास, और पोजेशन चली जाती है लेसी के पास। ये सबसे बेसिक रूल है। लीज एग्रीमेंट के अंदर टाइटल रहता है लेसॉर के पास और जो पोजेशन है वो चली जाती है लेसी के पास, सही है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि लीज एग्रीमेंट के अंदर अगर एसेट की 75% लाइफ लीज एग्रीमेंट के अंदर गुजर जाती है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। अगर एसेट की 90% कॉस्ट रिकवर हो जाती है लीज एग्रीमेंट के अंदर, दिस इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। अगर सर 75% से कम लाइफ गुजर रही है तो ऑपरेटिंग लीज,
90% से कम कॉस्ट रिकवर हो रही है तो ये ऑपरेटिंग लीज हो गया, पहला डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस, वो जो टाइटल वाला है, देखो ये चीज तो कंफर्म्ड है, फिर से ये चीज तो कंफर्म्ड है कि लीज एग्रीमेंट के अंदर टाइटल रहेगा लेसॉर के पास, पोजेशन रहेगी लेसी के पास। लेकिन इसके बाद क्या होगा, वो डिफरेंस बनेगा फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का। फाइनेंस लीज के अंदर जब लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, फाइनेंस लीज के अंदर जब लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, लेसी के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो लमसम अमाउंट देकर एसेट को परचेज कर सकती है। फाइनेंस लीज के अंदर लेसी के पास ऑप्शन होता है कि जब लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया, वो लमसम अमाउंट देकर वो उस एसेट को परचेज कर सकती है। सर ऑपरेटिंग लीज में क्या लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाने के बाद लेसी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता? द आंसर इज नो, नहीं होता ऐसा ऑप्शन। एक और डिफरेंस आ गया, पढ़ लो। वंस द फाइनेंस लीज इज एक्सपायर्ड, लेसी कैन परचेज एन एसेट एट अ बार्गेन प्राइस। सही है, ये किसमें है? फाइनेंस लीज के अंदर। सही है, लेकिन वंस द फाइनेंस लीज इज एक्सपायर्ड, जब फाइनेंस लीज एक्सपायर्ड हो जाती है तो लेसी जो है वो एसेट को परचेज कर सकता है बार्गेन प्राइस में। ऑपरेटिंग लीज में जनरली ओनरशिप जो है वो रिटेन की जाती है लेसॉर के थ्रू ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लीज टर्म। आफ्टर द लीज टर्म भी क्या होता है कि लेसॉर के पास ही ओनरशिप रहती है। ऑपरेटिंग लीज में लेसी के पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता है। सही है सर, यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है जनरली। सही है, थोड़ा बहुत गुंजाइश मौजूद हो सकती है क्योंकि ये एग्रीमेंट दो लोगों के दरमियान है, कोई कानून नहीं बना हुआ है। सही है, ये एक समझो कि एक ह्यूमन बिहेवियर है कि ऑपरेटिंग लीज में आपके पास लेसॉर के पास इतना पोटेंशियल होता है कि वो अपनी मशीन को किसी और के पास लीज पे छोड़ सकता है, तो वो क्यों किसी को सेल करेगा लमसम अमाउंट में? डजंट मेक सेंस, राइट। लेकिन फाइनेंस लीज में जब आपके पास एसेट की 75% लाइफ गुजर चुकी होती है तो वहाँ पे आप इसको कोई और लीज पे लेगा नहीं, तो बोलता है भाई तू ही इसको लमसम पे रख ले अपने पास। डन। ये सोच की वजह से क्या है कि डिफरेंस बन गया। फिर से फाइनेंस लीज में लेसी के पास लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद ऑप्शन होता है कि वो एसेट को अक्वायर कर ले लमसम अमाउंट पे करके। ऑपरेटिंग लीज में ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं होता है। सवाल है सर, ये केस हो सकता है कॉस्ट रिकवर 90% और लाइफ 75% से कम गुजर रही हो? यार इस पे ना मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में बाखुदा मुझे इतना आइडिया नहीं है। सही है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने जितने भी केसेस देखे ना उसमें आपके पास 90% कॉस्ट रिकवर हो रही होती है और 75% लाइफ स्पेंड हो रही होती है, तो वो फाइनेंस लीज बन जाता है। सही है, इसके पीछे की साइंस ये है कि एक बंदा जब एग्रीमेंट कर रहा होता है ना तो उनको पता करना चाहिए कि ऑपरेटिंग लीज है फाइनेंस लीज है। सही है, तो अगर फाइनेंस लीज में जाना है ना तो वो इस तरीके से एग्रीमेंट बनाते हैं कि 90% से कॉस्ट रिकवर हो रही हो ज़्यादा और 75% से लाइफ ज़्यादा गुजर रही हो। सही है, लेकिन अगर सोचो, दिमाग लड़ाओ, तो अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मीट नहीं करेगी ना वो ऑपरेटिंग लीज की तरफ चली जाएगी। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ मीट नहीं करेगी वो ऑपरेटिंग लीज की तरफ चली जाएगी। सही है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मुझे अपडेट कर दीजिएगा। मुझे ऐसा पर्सनल फील होता है दोनों रिक्वायरमेंट्स मीट होनी चाहिए तो फाइनेंस लीज बनेगा, एक भी मीट नहीं करेगी ऑपरेटिंग लीज की तरफ चले जाएगा। बट अगेन मैं ये ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं भी इसको सर्च कर लूँगा, आपको बता दूंगा अगर मुझे याद रहा तो, अदरवाइज आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अगला, अब यहाँ पे आपको लिखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझना इसको गौर से। हाँ, तुम लोगों ने अब तक उम्मीद है कि अकाउंटिंग पढ़ ली होगी। सही है, तो मेरे पास दो चीज़ें होती है फाइनेंशियल रिपोर्ट में जो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 5 होती है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक है इनकम स्टेटमेंट, एक है बैलेंस शीट। आधी चीज़ें आप बैलेंस शीट में डाल देते हो, आधी चीज़ें आप इनकम स्टेटमेंट में डाल देते हो। इनकम स्टेटमेंट में आप डालते हो क्या, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज, और बैलेंस शीट में आप क्या डालते हो, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। सही है सर, जो फिक्स एसेट होता है वो कैपिटल का पार्ट होता है, वो कहाँ, फिक्स एसेट जो होता है वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, तो वो कहाँ जाता है, वो जाता है नॉन करेंट एसेट में। ऐसा ही है। सही है सर, ये जो आप लीज पे एसेट लेकर आ रहे हो ये भी तो आपके पास नॉन करेंट एसेट है, तो इसको क्या मैं बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा, मैं इनको इनकम स्टेटमेंट में लेके जाऊंगा। अगर आप इसको बैलेंस शीट में लेके जाते हो, सुनना, अगर आप इसको बैलेंस शीट में लेके जाते हो तो ये क्या है आपके पास, फाइनेंस लीज है। अगर आप इसको इनकम स्टेटमेंट में लेके चले जाते हो तो ये क्या, ऑपरेटिंग लीज है। इसको थोड़ा सा इसकी साइंस समझो। आपने ऑपरेटिंग लीज की है, सही है, आपने ऑपरेटिंग लीज की है तो आप अपने एसेट को बैलेंस शीट पे नहीं दिखाओगे, तो एसेट को कहाँ दिखाऊंगा मैं, आप एसेट को कहीं पे भी नहीं दिखाओगे। होगा ये कि आपने एक साल में जो पहला रेंटल पे किया एसेट का, आपने पहला रेंटल पे किया 1,20,000 रुपये का। सही है, आप लिखोगे 1,20,000 रुपये को एक्सपेंस आउट कर दोगे, 1,20,000 रुपये एक्सपेंस आउट कर दोगे लीज एक्सपेंस के नाम से, कर दिया। ठीक है भाई, दूसरे साल भी ऐसे किया, तीसरे साल भी ऐसे किया, चौथे साल भी ऐसे किया, 5वें साल भी ऐसा किया और आपके पास से एसेट चले गया। सही है, तो सही है, कोई मसला नहीं है, एसेट को दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। फाइनेंस लीज की तरफ चलते हैं। फाइनेंस लीज में आपने डे 1 में क्या किया, एसेट को बैलेंस शीट में दिखा दिया ऊपर 10 लाख रुपए का। सही है, हुआ ये कि पहले साल आपने जो रेंटल पे किया वो था 1,20,000 रुपये का,
इनकम स्टेटमेंट में आप उसको पता है कैसे दिखाओगे, आप उसको दिखाओगे 20,000 रुपये लीज एक्सपेंस या लीज का इंटरेस्ट एक्सपेंस और 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 1,00,000 रुपये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किया आपने, वही 1,20,000 रुपये एक्सपेंस आउट किया। अब वो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके वहां पे चले जाएगा एसेट के ऊपर, सही है, एसेट के ऊपर चले जाएगा। अब लेट सपोज 7.5 साल तक आपके पास 9 लाख रुपए एसेट डेप्रिशिएट हो गया, 7.5 लाख रुपए से डेप्रिशिएट हो गया, 7.5 लाख से डेप्रिशिएट हो गया, 2.5 लाख रुपए की अमाउंट बची। अब लेट सपोज 2.5 लाख रुपए की जो आपके पास अमाउंट बची ऊपर एसेट में, अगर आपने वो एसेट परचेज नहीं किया तो आप क्या करोगे, एंट्री को रिवर्स करके एसेट को निकाल दोगे, एंट्री को रिवर्स करके एसेट को निकाल दोगे। लेकिन अगर आपने उसको परचेज कर लिया तो आपके पास वो एसेट ऊपर ही रह जाएगा, आपके पास वो एसेट ऊपर ही रह जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? लेट सपोज फाइनेंस लीज में एसेट को पूरा टाइम दिखा ही नहीं, हम फाइनेंस लीज में एसेट को पूरा टाइम दिखा ही नहीं, और जब लेट सपोज हम लोग फाइनेंस लीज में एंड में जब एसेट परचेज कर लिया तब दिखा दे। द थिंग इज कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रू एंड फेयर का, सही है, आपने हर चीज को ऐसे दिखाना है कि एक बंदा जब ना फाइनेंशियल अकाउंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़े ना, जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़े, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़े, तो उसको चीजें समझ आ जाए। लेट सपोज एक बंदा देख रहा है आपके पास एक एसेट मौजूद है, आपके पास एक एसेट मौजूद है, उसके माइंड में क्या आएगा, यार ये एसेट तो उसका ही है। वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, वो देखेगा कि यार आप तो लीज एक्सपेंस पे कर रहे हो, तो फौरन से समझ जाएगा कि ये एसेट इसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया हुआ है, लेकिन ये एसेट इसका नहीं है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया हुआ है तो ये फाइनेंस लीज कर रहा है। आपकी अकाउंटिंग आपसे बातें करे, सही है, आपकी अकाउंटिंग आपसे बातें करे, तो इसलिए जो है वहां पे मुझे एसेट फाइनेंस लीज में दिखाना पड़ा बैलेंस शीट में। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो आप, सिंपल सी बात लिखी हुई है, फाइनेंस लीज में एसेट को इंक्लूड किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, ऑपरेटिंग लीज में उसे बैलेंस शीट के अंदर ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि उसको एक्सपेंस आउट कर दिया जाता है इनकम स्टेटमेंट में। पहले मैंने आपको ड्यूरेशन के बारे में बताया, कॉस्ट रिकवरी के बारे में बताया, फिर मैंने आपको टाइटल के बारे में बताया, मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताया। फाइनेंस लीज में एसेट को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ऑपरेटिंग लीज में उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट से एक्सपेंस आउट कर दिया जाता है। टर्मिनेशन, ये सिंपल है, देखो लेसी लीज एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है, जाहिर सी बात है उसके पास चांस मौजूद है, लेकिन मसला पता है क्या होगा, मसला ये होगा उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग लीज में पेनल्टी कम पे करनी पड़ेगी, फाइनेंस लीज में पेनल्टी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। सर इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की लॉजिक क्या है? भाई सिंपल है ना यार, ऑपरेटिंग लीज था, 2, 3, 4 साल के लिए लीज किया होगा, 1 साल 1.5 साल यूज़ किया, मज़ा नहीं आया, उसको बोला भाई अपना एसेट लेके जाओ, सही है, तो उसने बोला कि यार मेरा लीज एग्रीमेंट तो ख़राब हो रहा है, लेसोर बोलेगा मेरा लीज एग्रीमेंट ख़राब हो रहा है, तो बोलेगा ठीक है मैं तुम्हें पेनल्टी के तौर पर जो अगले बचे हुए 2 साल 3 साल थे ना, उसका मैं तुम्हें इंटरेस्ट पे कर देता हूँ। 2-3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? अब चलो फाइनेंस लीज में, जहाँ पे तुमने 75% लाइफ को एज्यूम किया हुआ है, 10 साल की उसकी लाइफ है, लेट सपोज आपने 2 साल यूज़ किया, आपको मज़ा नहीं आया, तो अब आपने जो है ना उसको बचे हुए 5.5 साल का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, लेकिन इतनी सारी जो प्रिंसिपल अमाउंट उसको नहीं बच रही है, आपने और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टर्मिनेशन में आपको जो है ना ज़्यादा बर्डन करेगा, फाइनेंस लीज के अंदर ऑपरेटिंग लीज में आपको कम बर्डन कर रहा होगा, सही है। जाहिर सी बात है, आपको एक एसेट समझ नहीं आ रहा तो आप जाहिर सी बात है वापस तो करोगे, एग्रीमेंट को टर्मिनेट तो करोगे, तो वहाँ पे आपको बर्डन ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, फाइनेंस लीज में ऑपरेटिंग में कम। अब यहाँ पे आपके पास जो है हम लोगों ने ये सारे डिफरेंसेस देख लिए, एक आखिरी डिफरेंस रह गया, रनिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ऑपरेटिंग लीज में प्लांट को या एसेट को मेंटेन करना या एडमिन करना या उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट वगैरह कौन देख रहा होता है? वो देखता है लेसोर। सर इसके पीछे की लॉजिक क्या है? इसके पीछे की लॉजिक ये है कि लेसोर को पता है कि एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद लेसी जो है इसको परचेज तो नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, इसको रफली इस्तेमाल करेगा, तोड़ फोड़ के वापस करेगा। तो यहाँ पे जिम्मेदारी कौन लेता है? जिम्मेदारी लेता है लेसोर कि यार अपने एसेट की जिम्मेदारी जो है रनिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह मैं देख लूँगा। फाइनेंस लीज में ये जो रनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है कौन देख रहा होता है? ये देख रहा होता है लेसी, क्योंकि उसको पता है कि यार इसको तमीज़ से चलाऊंगा तो एंड में क्या है, लमसम अमाउंट देने के बाद इसको मैं ही परचेज कर लूँगा। बस सिंपल सी लॉजिक थी, सही है। मैं एक बार सारे डिफरेंसेस आपको फिर बता देता हूँ। पहला डिफरेंस कि फाइनेंस लीज में मशीन की एसेट की 75% लाइफ या उससे ज़्यादा लाइफ गुजर रही होती है और 90% या उससे ज़्यादा कॉस्ट रिकवर हो जाती है। ऑपरेटिंग लीज में एसेट की 75% से कम लाइफ गुजर रही होती है और 90% से कम कॉस्ट रिकवर हो होती है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि लीज के अंदर टाइटल होता है लेसोर के पास और पोजीशन होती है लेसी के पास। लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद टाइटल ट्रांसफर हो सकता है लेसी के पास इन फाइनेंस लीज, टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता
लेसी के पास इन ऑपरेटिंग लीज, सिंपल सा डिफरेंस था। तीसरा डिफरेंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फाइनेंस लीज में आपको ये बात पता है कि एसेट शायद आपके पास रह जाएगा, तो आप उसको डे 1 से बैलेंस शीट पे दिखाते हो, और उसको आप एक्सपेंस आउट कैसे करते हो? जो आप रेंटल पे कर रहे थे 1,20,000 रुपए का, तो इनकम स्टेटमेंट में 1,00,000 रुपए आप डेप्रिशिएट करते हो और 20,000 रुपए आप लीज एक्सपेंस के दिखा देते हो, सही है। तो यहाँ पे आपके पास 1,20,000 रुपए का एक्सपेंस चढ़ रहा है, सही है, बस आपके पास बैलेंस शीट में एक आपके पास एसेट नजर आ रहा है, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके वहां पे माइनस होना शुरू हो जाएगा। ऑपरेटिंग लीज में आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑपरेटिंग लीज में आप जो 1,20,000 रुपए आप दे रहे हो, आप सीधा सीधा क्या करोगे? उसको इनकम स्टेटमेंट से माइनस कर दोगे लीज एक्सपेंस के नाम से। आप कोई भी बैलेंस शीट में आप क्या करोगे? फिक्स एसेट को मेंटेन नहीं करोगे ऑपरेटिंग लीज के अंदर। टर्मिनेशन की मैंने आपको बात बताई कि यहां पे क्या होता है कि अगर आपके पास एसेट जो है अगर आपके पास ऑपरेटिंग लीज है, तो टर्मिनेशन की पेनल्टी कॉस्ट आपको कम बर्डन करेगी। फाइनेंस लीज में आपको पेनल्टी ज्यादा बर्डन करेगी, क्योंकि आपने जो है ना वादा बड़ा किया था, तो अब वादा तोड़ने की भी सजा बड़ी होगी, सही है। रनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो ऑपरेटिंग लीज में लेसॉर के पास होती है, उसको पता है कि टूट फूट के वापस आएगा, तो मैं ही मेंटेन कर लेता हूँ। फाइनेंस लीज में लेसी के पास होती है, उसको पता है कि यार ये एसेट मुझे ही परचेज करना है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 4। नाउ व्हाट यू नीड टू डू। मैंने इसमें अभी कुछ चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई है, जैसे कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस, वो आप रीड कर लो, सही है। मेरा ईमान है कि अब आप रीड करोगे ना, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी। कीप ऑन रीडिंग योर कंटेंट। जितना रीड करोगे ना उतनी फेमिलियरिटी होगी, जितना रीड करोगे ना तो आप उतना मीनिंग्स ढूंढोगे नेट पे, आपको और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आपकी अप्रोच बन जाएगी, आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जब आपको फायदा हो जाएगा तो अच्छी बात ये ना यार। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। कोई भी सवाल हो आप चैट पे लिख दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलें, ख्याल रखिएगा। मैं क्लास कॉल ऑफ कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।